सबसे बड़े संकेत उस पे भी अब नजर डाल देते हैं। डाउ जोन्स देखे तो सपाट है, नैस्डैक 315 अंक टूटा है। ऑफ कोर्स थोड़ी सी स्केयर आई है एआई रिलेटेड। मेटा में एआई जो है कुछ कुछ सेगमेंट्स पे जो बड़े हायरिंग्स है उसको कट कर सकते हैं, तो उसके कारण एक पैनिक देखने मिला बिग टेक और एआई रिलेटेड स्टॉक्स पे। तो नैस्डैक ज़्यादा गिर गया। कल से जैक्सन होल की बैठक भी है जिसके सारे एसेट क्लासेस वेट कर रहे हैं, और आज एफओएमसी मिनट्स भी आने वाले हैं। तो मोस्ट ऑफ द एसेट क्लासेस जो है वेट कर रहे हैं कि क्या एफएमसी के मिनट्स कहते हैं किस तरह फेड रेट कट होगा। एक्सपेक्टेशंस देखिए तो अराउंड 84% है कि सितंबर में रेट कट तो होगा, बट एक पॉज आ गया है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 25,000 लेवल्स के नीचे है, और एफआईज की जो है कल फिर से बिकवाली देखने मिली है, और अभी भी जो है शॉर्ट्स 90% के ऊपर है। और देखा जाए तो एशियन मार्केट्स भी जो है नेगेटिव हैं। तो कुछ खास ग्लोबल क्यूज डेवलपमेंट नहीं आ रहा है जिस तरह ओपनिंग सेशन की अगर हम बात करें। लेकिन डोमेस्टिकली भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज। जीएसटी होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की 2 दिनों की बैठक आज शुरू होने वाली है। गेमिंग बिल पर आज जो है खास पेशकश होने वाली है। इसके अलावा टेक्सटाइल्स ले लीजिए, डिफेंस ले लीजिए, और यहाँ पे भी अच्छी अनाउंसमेंट्स देखने मिल रही है। और डिफेंस की अगर हम बात करें तो एचएल समेत सारे डिफेंस शेयर्स पे आज फोकस रहेगा, और औरोबिंदो फार्मा एक बड़ी डील जल्द आ सकती है एक्विजिशंस को लेके। तो स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो है, बट गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स और उनके इम्पैक्ट एनालिसिस वो ज़्यादा देखने मिल रहे हैं, तो उस पर भी जो है हमारी नज़र रहेगी। लेकिन ये तो हम बात कर लिए अहम ट्रिगर्स की, लेकिन ग्लोबल संकेत ये जो है बहुत एक पॉज मोड पे चले गए, क्योंकि बहुत अनाउंसमेंट्स आने वाले इंपॉर्टेंट और इवेंट्स भी आ रहे हैं। मानसी, अगले 2 दिन में जो है जैक्सन होल सिंपोजियम है, आज एफएमसी का मिनट्स है, और उथल पुथल हो गया है एआई मार्केट में। और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था स्पेन के यील्ड्स 13% भाग गए थे। हाँ। बट वो एक एबरेशन था, ये मैं पहले बता देता हूँ। लेकिन एआई का भी जो है सेलिंग आ रहा है, बिटकॉइन में बड़े लोग सेल कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, यूएस का टॉप बन गया है क्या? एब्सोल्युटली, काफी वहां पर कह सकते हैं वॉलेटाइल है और कंसर्न्स के साथ इनफैक्ट प्रैक्टिस करना चाहिए कॉशन इंडिया से ज्यादा तो मुझे लगता है यूएस के मार्केट्स में, क्योंकि एक तो डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं जिसके जिटर्स मार्केट में बिल्कुल फील होते हैं। और उसके अलावा खुद यूएस मार्केट्स के भी ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से इस तरह के सेंटिमेंट्स हम देखते हैं। बट जैसे कि आपने कहा, एक तो जैक्सन होल की बैठक और एफओएमसी के मिनट्स, वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस जिस पर हमें फोकस रखना चाहिए। इन डेटा पर तो खास तौर से नजर होगी ही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी जो ताज़ा बयान आया उस पर मैं बात करूंगी। लेकिन अमेरिकी बाजार और एशियाई बाजार की चाल सबसे पहले आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। मिले जुले हैं इस वक्त ग्लोबल बाजार से जो संकेत हैं। जब हम बात कर रहे हैं गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशन 24,972 के स्तर, ऑलमोस्ट 60 से लेकर 65 अंकों की बिकवाली गिफ्ट निफ्टी पर इस वक्त दर्ज की जा रही है। इसके अलावा अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, दिन की ऊंचाई से डाउ जोन्स में हमने कमजोरी देखी। कल के सत्र में 280 अंक गिरकर सपाट फ्लैट क्लोजिंग दिखाई है। नैस्डैक में भी हमने गिरावट देखी, ऑलमोस्ट 314 पॉइंट्स की, निचले स्तर के करीब ही बंद होता हुआ। तो टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर्स में भी एक्शन नहीं, और टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स जो है वहां पर भी हमने देखा थकान महसूस होती हुई नैस्डैक में। यूएस फेड की जुलाई बैठक के मिनट्स पर खासतौर से आज हम नजर रखेंगे। वहीं 21 से 23 अगस्त तक का यूएस फेड की जैक्सन होल की जो महत्वपूर्ण बैठक है, इस पर फोकस है। कल से काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस होगा और इससे जुड़े सारे के सारे डेटाज आप तक पहुंचाएंगे। सितंबर की पॉलिसी में फेड दरों में कटौती की संभावना करीब 85% जताई जा रही है। एशियाई बाजार से मिले जुले हैं संकेत। जापान के निक्केई में दूसरे दिन हम देख रहे हैं गिरावट के साथ ऑलमोस्ट 700 अंकों की गिरावट पर कामकाज देखने को मिला है। साउथ कोरिया और कॉस्पी जो है उसमें तीसरे दिन कमजोरी है, करीब 2% की गिरावट वहां पर देखने को मिली है। अन्य संकेत की अगर मैं बात करूं, ब्रेंट क्रूड $66 प्रति बैरल के आसपास, सोना जो है $3,354 के लेवल्स पर, यूएस 10 ईयर यील्ड 4.3% और डॉलर इंडेक्स 98 के लेवल्स पर है। डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान जेरोम पावेल पर आया है। वैसे तो वो जेरोम पावेल पर वक्त पर वार करना भूलते नहीं हैं। ताज़ा बयान की अगर बात करें तो उन्होंने लिटरली कहा है कि कोई कृपया कर जेरोम टू लेट पावेल को बताए कि वो हाउसिंग इंडस्ट्री को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके चलते लोगों को मॉर्गेज लोन नहीं मिल पा रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से बयान आता हुआ दिखा है। तो फिर से एक बार डोनाल्ड ट्रंप और जेरोम पावेल जो है आमने सामने हैं।
यही एक कह सकते हैं टेक है ट्रंप की तरफ से जो लेटेस्ट है। इसके अलावा भी वैसे बैठकों का दौर लगातार जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड नेगोशिएशंस को लेकर काफी टेक्टफुली अन्य देशों के साथ बातचीत भी कर रहे हैं और इसी कड़ी में कई सारे देशों के साथ बातचीत अभी पिछले दिनों हमने देखा था। व्लादिमीर पुतिन के साथ उन्होंने बैठक करी और साथ साथ जेलेंस्की के साथ बैठक, और उस बैठक के टेक्स भी लगातार आते हुए दिख रहे हैं। सो ये सारी चीजें हैं, ग्लोबल डेवलपमेंट्स कई सारे हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी टैक्टिक्स जो है लगातार दिखा रहे हैं और स्ट्रैटेजिकली वो टैरिफ इम्प्लीकेशंस जो है उस पर भी, और साथ साथ अन्य देशों के साथ किस तरह से ट्रेड नेगोशिएशंस करने हैं उस पर लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। ऑल इन ऑल विदेशी बाजार मिले जुले इस वक्त नजर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी करीब 66 अंकों की बिकवाली दिखाते हुए भारतीय बाजार की तरफ बढ़ते, और कल का सत्र भारतीय बाजार में लगातार दूसरा सेशन था, जबकि बेंचमार्क इंडेक्सेस ने गेन्स को एक्सटेंड किया। मजबूती हमने देखी, 25,000 के दर्शन हुए फिर से एक बार, लेकिन 25,000 का जो पड़ाव है निफ्टी के लिए पार कर पाना मानो मुश्किल है। एक बार चला तो जाता है वहां, लेकिन इंटैक्ट वहां पर अड़ा नहीं रह पा रहा है। 24,980 के लेवल्स करीब 100 अंकों की तेजी पर अभिषेक निफ्टी में हमने क्लोजिंग देखी। बैंक निफ्टी की तुलना में इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, लेकिन बेंचमार्क्स और ब्रॉडर मार्केट्स में एक्शन और मूव जरूर थे। एक दिन की खरीदारी का आंकड़ा एफआईएस की तरफ से हमने देखा और उसके बाद वापस से बिकवाली के डेटा आते हुए दिखे हैं। करीब 634 करोड़ की बिकवाली रही कल के डेटा पॉइंट्स में एफआईएस की तरफ से। डीआईएस लगातार 30th सेशन है, जबकि खरीदारी और कन्वेक्शन भारतीय बाजार में बनाकर चल रहे हैं। सो विदेशी संस्थागत निवेशक, घरेलू संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों से शुरू कर फिर स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ते हैं। अभिषेक, हाँ मानसी, देखिए एफआईज को लेकर मैं कल भी कह रहा था कि जो आज स्क्रीन दिख रही है ऐसा लग नहीं रहा है कि एफआईज की तरफ से कोई शॉर्ट कवरिंग आ रही है, और कल हमने कोई कुछ देखा भी नहीं। ये थोड़ा सा निराशाजनक है, क्योंकि देखिए बातें काफ़ी अच्छी हुई इकोनॉमी को लेकर। रेटिंग एजेंसीज का भी इस पर भरोसा है भारत की इकोनॉमी पर। हमारे जो अपने जो डेटा आ रहे हैं वो भी अच्छे आए हैं। सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं। जीएसटी को लेकर पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। तमाम चीज़ें हुई हैं, लेकिन एफआईज का देखिए मोमेंटम जो है वो मिसिंग है। कल फिर से 600 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग आ गई 19 अगस्त को। हालांकि अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स देखेंगे तो वहां पर बाइंग है, मतलब थोड़ी थोड़ी सी बाइंग के संकेत वहां पर मिले हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 2400 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग है। तो ऐसा नहीं कि पूरी तरह से मोमेंटम मिसिंग है, लेकिन जो उम्मीद है एफआई से कि अब तो आप लौट आइए प्रभु, अब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है भारत की इकोनॉमी में। लेकिन ये है कि एफआई थोड़ा सा हो सकता है कि दूर का सोच रहे हैं। एक चीज और होती है मानसी, अगर यूएस फेड का रेट कट होता है सितंबर में, देखिए होता क्या है कि जब इंटरेस्ट रेट थोड़े एलिवेटेड लेवल्स पर होते हैं तो वहाँ के बॉन्ड मार्केट में एफआईज का रुझान बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर थोड़े अट्रैक्टिव रिटर्न्स उनको मिल जाते हैं। जब इंटरेस्ट रेट कटते हैं तो फिर हो सकता है कि इमर्जिंग मार्केट की तरफ वो बेटर रिटर्न्स के लिए देखें। तो हमारे लिए मतलब निश्चित तौर पर यूएस फेड की जो पॉलिसी होगी इस लिहाज से फोकस में आगे रहने वाली है सितंबर की पॉलिसी में। वैसे आज संकेत मिल जाएगा, आज यूएस फेड की जुलाई बैठक के मिनट्स भी आने वाले हैं, देखते हैं उससे क्या संकेत मिलते हैं। और कल से तो फिर जैक्सन होल की बैठक भी शुरू होने वाली है 3 दिनों की, जिसमें दुनिया भर के पॉलिसी मेकर जुटेंगे और जेरोम पावेल क्या कहते हैं इस पर नजर रहेगी। वैसे डोनाल्ड ट्रंप जैसा कि बता रही थी कि मिस्टर टू लेट पावेल, ऐसा ट्रंप ने उनको संज्ञा दी है। तो ये दबाव बनाने की तकनीक है, लेकिन देखना होगा कि होता क्या है। तो एफआईज की ये पोजिशनिंग जो है ये थोड़ी सी निराश करने वाली जरूर है। लॉन्ग होल्डिंग लगातार हम देख रहे हैं कि ये 10% के नीचे बनी हुई है, और कल हमने देखा था कि 8.3 से बढ़कर 9.7% के ऊपर निकला। फिर ऐसा लगा कि शायद थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन कल शाम को जो डेटा है वो तो वही है, उसमें कोई ज़्यादा कोई एक्साइटमेंट की बात है नहीं। तो ये देखते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि मतलब उम्मीद पे दुनिया कायम है, कहते हैं मानसी, और बार बार हम ये कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पे स्ट्रेंथ तो है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो होना चाहिए। हालांकि आज के अगर हम सेटअप की बात करें तो वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर हम इसलिए कहेंगे क्योंकि एशियाई बाजारों का समर्थन बाजार को है नहीं। आप देखिए हांगकांग कमजोर है, चाइना के बाजार थोड़े से नरम है। अगर हम निकेई की बात करें तो वहां पर जो एक्सपोर्ट का जो नंबर आया है
एक्सपोर्ट आया है 4 साल की सबसे बड़ी गिरावट आई है, 2.6% की गिरावट आई है एक्सपोर्ट में, और ये टैरिफ का असर साफ साफ वहां पर दिख रहा है। अब चूंकि जापान जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, वहां पर ज्यादा प्रेशर ये फील हो रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा ना सेंटिमेंट के लिहाज से ये डेंट चीजें करती हैं। तो पर्टिकुलरली अगर हम आज के सत्र की बात करें तो आज कोई बहुत एक्साइटिंग फैक्टर्स बाजार के लिए, बहुत कोई पॉजिटिव चीजें दिख नहीं रही हैं। तो मे भी हो सकता है कि गिफ्ट निफ्टी ये जो गैप दिखा रहा है ना आपको 70 अंक का, हम नीचे खुल के थोड़ा रिकवर हो, लेकिन एक कंसोलिडेशन वाला ही सत्र मुझे आज के लिए दिखाई दे रहा है। मानसी, बिल्कुल कंसोलिडेशन पे जो है नज़र ज़रूर रहेगी। निफ्टी की स्ट्रैटेजी पे भी एक बार नज़र डाल देते हैं। बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं डोमेस्टिकली भी, जो है आप कह सकते हैं जीएसटी की मीट अब स्टार्ट होने वाली है। आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे? देखिए अभिषेक, 2 दिन से तो अच्छी अपमूव आ रही है और कल एक सस्टेन्ड लेवल पे जो है रेंजेस आए हैं। हालांकि अभी जो है मिले जुले संकेत रह सकते हैं, पर निफ्टी पे एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी रहेगा ज़रा बताएं। शरद, देखिए जीएसटी को लेकर जो राहत मिली प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ऐलान किए गए, राहत तो भी मिलेगी दिवाली में, देखते हैं क्या होता है। एसएनपी का रेटिंग अपग्रेड आया, फेस्टिव सीजन की बाइंग हो रही है, तो इससे बाजार को सपोर्ट हमने मिलते हुए देखा और 25,000 के ऊपर हमने लगातार 2 सत्र में निफ्टी को जाते हुए देखा है। हालांकि वहां पर टिका नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा नीचे आ गया। 20 अंक नीचे ही तो क्लोजिंग हुई है 25,000 के लेवल से, 24,980 का लेवल निफ्टी पर है। तो 24,850 पर मुझे लगता है कि बाजार के लिए एक बढ़िया सपोर्ट है निफ्टी के लिए। और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 25,000 का रेजिस्टेंस है। 25,000 के अगर पार निकलता है तो 25,200 पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। तो ये एक दो क्रिटिकल लेवल आप ध्यान में रख के चलिए। मेरा मानना है कि रणनीति में कोई चेंजेस नहीं है, बाजार में बाय ऑन डिप्स ही करने चाहिए। 24,900 के आसपास अगर मान लीजिए अगर आपको निफ्टी अगर मिल जाता है तो आप बाइंग ही कीजिए। कम से कम 100-150 पॉइंट के लिए आप निफ्टी को खरीद सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। शॉर्ट करने में जोखिम है, क्योंकि जोखिम इसलिए है क्योंकि एफआईज की शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। घरेलू फंड्स तो खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन एफआईज अगर शॉर्ट कवरिंग भी करें ना तो बाजार को सपोर्ट मिल सकता है। और आप ये ध्यान रखिए कि आज 20 तारीख हो गया और अब हम धीरे धीरे ना एक्सपायरी की तरफ भी जाएंगे अगस्त सीरीज की। तो मे बी एफआईज थोड़े से शॉर्ट्स अपने कवर करें, इस पर नजर होनी चाहिए। तो इसमें शॉर्ट करना ना रिस्की हो जाता है। आप इक्वाली करके मत चलिए, बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति अपना के चलिए। टैरिफ को लेकर अनिश्चितता है, अब से 1 हफ्ते बाद यानी कि 27 अगस्त डेडलाइन है अमेरिका की एडिशनल 25% टैरिफ की। तो उसको लेकर थोड़ी अनिश्चितता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। बाजार अब ऐसा लग रहा है कि उन चीजों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने के लिए तैयार है और इस चीज को, टैरिफ के असर को न्यूट्रलाइज करने के लिए ही ये पीएम मोदी ने जीएसटी का ये मास्टर स्ट्रोक खेला है। और ऐसा कहा जा रहा है, मतलब पहले अनुमान था कि अगर ये टैरिफ जो भारत पर लगाया गया है भारत की जीडीपी ग्रोथ पर 0.3% तक का असर डाल सकता है। लेकिन ऐसे भी रिपोर्ट्स आए हैं कि जो पीएम मोदी ने जीएसटी को लेकर जो अनाउंसमेंट किया है, जीएसटी का जो बूस्टर दिया है कंजम्पशन को बढ़ाने के जरिए, इससे जीडीपी ग्रोथ को 0.6% का सहारा भी मिल सकता है। तो ये कुछ चीजें अच्छी हो रही हैं। टैरिफ की अनिश्चितताएं थोड़ा सा परेशान करेंगी, लेकिन चिंताएं काफी ज्यादा घट गई हैं और ऐसा लग रहा है कि बाजार ना 25,000 के ऊपर निकल के और आगे तेजी दिखाने के लिए तैयार है। तो बाजार अगर आपको मिलता है, मेरा मानना है कि अगर आपको नीचे मिले, अगर प्योरली इंट्राडे की अगर बात करें तो 24,900 के आसपास अगर मिलता है तो आप बाइंग जरूर कीजिए। कम से कम मुझे लगता है कि 25,000 के लेवल आज भी मुझे लगता है कि एक बार निफ्टी अटेम्प्ट करेगा 25,000 के ऊपर जाने की, क्योंकि ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस दिक्कत की बात आज क्या है कि आज जो सपोर्टिव जो चीजें आपके लिए होनी चाहिए वो नहीं है। डाउ ऊपरी स्तरों से नीचे आया है, करीब करीब 280 अंक। नेस्डेक में हमने कमजोरी देखी क्योंकि एनवीडिया 3.5% टूट गया, बाकी आईटी शेयर भी टूटे हैं। और आगे अब ये अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स को क्या लेकर क्या होगा, ये चीज थोड़ी फोकस में होगी। तो थोड़ी सी ना कंसोलिडेशन का माहौल होगा, लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है। जो गिरावट आए उसको आपको खरीदारी के लिए इस्तेमाल करना है। ये बात तो सही है, गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। 25,000 के स्तर हो सकता है कि बाजार आज भी देख पाएं, लेकिन हाँ, बाजार को अपने ट्रिगर्स पर और मार्केट पार्टिसिपेशन आज कितना दिखता है उस पर चलना होगा, क्योंकि विदेशी बाजार से कोई खास ऐसे बड़े पॉजिटिव संकेत नहीं है।
और हाँ, जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन की न्यूज़ से हम पिछले 2 दिन से मार्केट को काफ़ी अच्छा एक्शन मोड में देख रहे हैं, लेकिन वो खबर भी अब कह सकती है ओवर द वीकेंड आई थी। सो वहाँ से भी सेंटिमेंट पॉजिटिव है, लेकिन कोई और ताज़ा बड़ी खबर नहीं है जिसके चलते बाजार को बूस्ट मिलता हुआ फिलहाल दिखे। सो अपनी चाल चलनी होगी मार्केट को। 25,000 के शायद लेवल्स हम देख पाएँ, क्योंकि उसके नज़दीकी हैं। 25,000 को तो टच बेस कर लेते हैं, लेकिन वहाँ से फिर स्थिर नहीं रह पाते, उन स्तरों को इंटैक्ट रख या उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन 24,900 के स्तरों पर खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। अभिषेक, फिर बैंक निफ्टी का क्या करना है, क्योंकि कंसोलिडेशन आज एक्सपेक्टेड है निफ्टी में, जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में कल हमने देखा था एक तरह से पॉजिटिव पैटर्न थी जरूर, लेकिन कंसोलिडेशन फेज भी नजर आया निफ्टी के मुकाबले। बैंक निफ्टी की चार्ट की अगर बात करें ड्यूरिंग दिस सेशन, वहां पर हमने ऊपरी स्तरों से बैंक निफ्टी को हल्का होता भी देखा। सो क्या येट अगेन, क्योंकि 55,865 के स्तर हम देख चुके हैं, 54,800, 56,300 इस बड़ी रेंज में कामकाज करता भी है बैंक निफ्टी। क्या लगता है आपको कि आज के सत्र में भी कंसोलिडेशन प्रैक्टिस करेगा? मानसी, मुझे लगता है कि 56,000 के जब ऊपर निकल के निफ्टी बैंक जब टिक जाएगा तो आपको मान लेनी चाहिए कि जो निराशा थी वो दूर हो गई है। हम ये नहीं कहेंगे कि निफ्टी बैंक कमजोर है। मेरा ये मानना है कि निफ्टी बैंक के मुकाबले मजबूत है। मतलब कहने के लिए एक ही चीज है, लेकिन आप निफ्टी बैंक को कमजोर हम नहीं कह सकते। थोड़ा सा कमजोर आपको दिखेगा निफ्टी के मुकाबले, लेकिन यह है कि अब शॉर्ट नहीं करना है निफ्टी बैंक को भी। कल के सत्र में क्या हुआ कि आपने देखा कि हमने 12 में से 9 शेयर तेजी वाले थे, लेकिन उसके बावजूद भी निफ्टी बैंक कितना ऊपर था? सिर्फ 130 अंक, सिर्फ 3 शेयर ही गिर रहे थे। तो दिक्कत ये थी कि जो बड़े प्राइवेट बैंकिंग्स हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, उनसे समर्थन मिलने रहा था निफ्टी बैंक को। कोटक बैंक बड़े प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में एकमात्र बैंक था जहां पर हमने 1.5% के आसपास की तेजी देखी, यानी कि 1% से ऊपर की तेजी रही। बाकी SBI भी एक रेंज में है, 825 से 830 वाली रेंज में SBI का शेयर फंसा हुआ है। 830 के ऊपर शायद अगर निकले तो एक हम बढ़िया मोमेंटम बनते हुए देखें। HDFC बैंक हम देख रहे हैं कि बार बार ये 2000 के ऊपर थोड़ा सा, 2000 के थोड़ा सा नीचे एक छोटे से रेंज में फंसा हुआ है। तो HDFC बैंक के लिए थोड़ा ब्रेकआउट का एक वेट हमें करना पड़ेगा, लेकिन यह है कि यहाँ शॉर्ट नहीं करना है, ये चीज क्लियर है। कल हमने जो लेवल बताए थे कि 55,500 एक निफ्टी बैंक के लिए सपोर्ट का काम करेगा, 56,000 के स्तर पर रेजिस्टेंस होगा, आज भी सेम लेवल से। और 55,600 के करीब अगर निफ्टी बैंक मान लीजिए अगर आपको आज भी मिलता है तो आप बाइंग कीजिए, कम से कम 400-500 पॉइंट के लिए आप बाइंग करके चल सकते हैं। और निफ्टी में कन्विक्शन थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि निफ्टी को है कंजम्पशन का सपोर्ट, निफ्टी को है रिलायंस का सपोर्ट। रिलायंस में कल हमने क्या शानदार तेजी देखी, 1420 रुपए पर रिलायंस का शेयर कल जाके बंद हुआ है। और हो सकता है कि रिलायंस अपनी जो मजबूती है ना उसको सस्टेन करें, क्योंकि रिलायंस को लेकर खबरें भी अच्छी आई और रिलायंस को लेकर S&P ग्लोबल की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया कि रेटिंग अपग्रेड हम रिलायंस के शेयर में देख सकते हैं। तो रिलायंस के लिए आगे भी कई ट्रिगर्स बनने वाले हैं। रिलायंस की AGM भी होने वाली है, उस पर भी नज़र लोगों की टिकेगी कि क्या अनाउंसमेंट होते हैं, रिटेल को लेकर उनके क्या प्लान हैं आगे, अलग अलग बिजनेसेस वैल्यू क्रिएट करने के लिए कंपनी आगे क्या करेगी, इस पर नजरें रहेंगी। तो रिलायंस अगले मान के चलिए कि अब ये पूरे महीने ये फोकस में रहेगा और मुझे लगता नहीं कि यहां से नीचे आएगा। लेकिन ये कि हाँ, निफ्टी को अगर सपोर्ट मिल रहा है तो रिलायंस एक बड़ा कंटेंडर है, कंट्रीब्यूटर है, उससे सपोर्ट मिलते हुए हम हो सकता है कि आज के सत्र में भी देखें तो दोनों के दोनों इंडेक्स बाय ऑन डिप से हो सकता है कि बड़े मूव्स ना मिले, बाजार एक रेंज में रहे, लेकिन वीक नहीं है। शॉर्ट करने की गलती बाजार में कतई नहीं करनी है, क्योंकि FIs की शॉर्ट कवरिंग मुझे लगता है कि होगी। मतलब कोई रीजन नहीं है कि FIs अपने शॉर्ट कवर ना करें। अब ये कुछ दिनों की बात है, बस देखने वाले होंगे कि चीजें कब टर्न होती हैं। एक भारतीय बाजार की मंशा आप समझ तो आ ही गई है, चलना चाहते हैं, शिद्दत से चलना चाहते हैं और ट्रिगर पॉइंट्स जैसे मिलते हैं चल जाते हैं। नेगेटिव ट्रिगर पॉइंट्स पर भी एक मैच्योर रैशनल आउटलुक दिखाते हैं। लेकिन चलिए, ये तो विदेशी बाजार से संकेत, घरेलू संस्थागत निवेशक, विदेशी संस्थागत निवेशक के आंकड़े, और आज के लिए आपकी स्ट्रैटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्या होनी चाहिए, ये बात हो गई। अब मोटे तौर पर क्रक्स
स्टॉक्स अगर इन तमाम का देखें, गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। मार्केट का कन्वेक्शन बरकरार है और तेजी की चाल लगातार बाजार चलेंगे यहां से, चाहे फिर वो बेंचमार्क्स हो या ब्रॉडर मार्केट्स हो। ये एडवाइस हमारी तरफ से, ये स्ट्रैटेजी इस वक्त मेंटेन करनी चाहिए। बुलेटिन में आगे जब एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे उनसे भी बाजार पर, इंडेक्स पर उनकी रणनीति जानेंगे और स्टॉक स्पेसिफिक उनके ट्रेडिंग आइडियाज क्या है वो भी बताएंगे। लेकिन अब वक्त है खबरों वाले शेयर्स जानने का, और खबरें ढेर सारी हैं। रिजल्ट सीजन खत्म हुआ है, लेकिन एक्सचेंजेस पर न्यूज फ्लोज के लिहाज से सरकार की तरफ से ढेर सारी बैठकें चल रही है, और उन बैठकों के ठीक बाद उनसे रिलेटेड सेक्टर्स जो उसमें इवेंचुअल इम्पैक्ट भी आता है। अब डिफेंस का खेमा फोकस रेडार पर है, फोकस रेडार पर रहेगा भी। यहाँ से आगे अब फार्मा, टेलीकॉम, ये सारे स्पेसेस हैं। लेकिन आज के लिए गेमिंग स्टॉक्स पर भी खास तौर से आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा में नया गेमिंग बिल जो है वो पास हो चुका है और कैबिनेट ने बिल को मंजूरी भी दे दी है। खबरों वाले शेयर्स शरद से एक बार जानते हैं। नामशा, शरद, ये सारे के सारे स्पेसेस से जुड़ी खबरें हैं हमारी लिस्ट में आज। जी बिल्कुल, न्यूज़ फ्लो कम हो चुका है, अर्निंग सीजन खत्म हो गया, स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो कम है, लेकिन गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट बहुत आ रहे हैं मानसी, और ये हमें पूरा बिजी रखे हैं। हाँ। एक तो खबर पे मुहर भी लगा है, वो सेक्टर के बारे में भी मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले टेलीकॉम सेगमेंट। ओके। अब जो है डेटा पैक्स जो बन रहे हैं वो अब हायर साइड में देखने मिल रहे हैं। कल जो था जियो ने डिसकंटिन्यू किया अपने 1 GB प्लान को, अब 1.5 GB मिनिमम रहेगा। भारतीय एयरटेल वन ऑफ द प्लान्स 1 GB पर डे का जो है 24 दिन का, उसके जो प्लान को रद्द कर दिया है। और अब देखें तो मिनिमम रेट्स जो है लगभग 249 के हैं। अगर हम बात करें वोडाफोन आइडिया की, तो ये भी लाइकली है कि ये फॉलो सूट कर सकते हैं, और बहुत कम चांसेस है कि सब्सक्राइबर्स मूव इन करेंगे सस्ते वाले प्लान्स पे, जो कि BSNL और MTNL दोनों देते हैं। हालांकि देखें तो पूरी इंडस्ट्री में एक अपमूव आज भी टेलीकॉम स्टॉक्स में तेज़ी देखने मिल सकती है आपको ना। अब बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग बिल के, आज लोकसभा में प्लेस होने वाले हैं, लेकिन फिर जो ओवरऑल रिकमेंडेशंस हैं जो हमारे फाइन प्रिंट देखने मिले, तो बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आने वाले हैं ट्रांजैक्शंस को लेके या उनके एडवर्टीजमेंट को लेके। पूरा गेमिंग इकोसिस्टम पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और बहुत लोग तो रिप्रेजेंटेशंस भी कर रहे हैं एसोसिएशंस। नज़ारा टेक के लिए नेगेटिव रहेगा, खासकर कि उनके जो एक्विजिशंस हुए हैं, अगर राइट ऑफ करना पड़ा बड़े इन्वेस्टमेंट, तो स्टॉक में भारी गिरावट आज भी देखने मिल सकता है। कल भी थोड़ी सी करेक्शन ज़रूर हुई थी, लेकिन जिस तरह फाइन डिटेल्स आए उसके कारण एक नेगेटिव इम्पैक्ट नज़ारा टेक पे पड़ेगा। और छोटे मझोले कंपनी हैं जैसे कि आप कह सकते हैं जेंसा टेक और ऑन मोबाइल ग्लोबल, वहाँ पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन एक दूसरी कहानी भी है, वो है डेल्टा कॉर्प की। कल स्टॉक 11% उछाल आया था। उन्होंने रिसेंटली अपने ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस को जो है बेच भी दिया था। स्टॉक में भारी गिरावट ऑलरेडी देखने मिली है, और अब कंपनी सिर्फ कैसीनो और रियलिटी JV में फोकस कर रहा है, यानी कि लार्जली इंसुलेटेड है इतनी बड़ी नेगेटिव न्यूज़ से। तो आज भी फॉलो ऑन बाइंग देखने मिल सकता है डेल्टा कॉर्प में, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन भी देखें तो 11% स्टॉक ऊपर था। रिलायंस न्यूट्रल रहेगा, कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप देखें एडवर्स कमेंट्स बेसेंट की तरफ से आ रही थी कि क्रूड ऑयल परचेज जो है रिलायंस ने किया था, प्रॉफिट बना था। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि कंपनी का जो रुख है वो पॉजिटिव है। वैल्यू अनलॉकिंग पे जो है बातचीत चल रही है, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स वो भी इंप्रूव कर सकते हो। जियो में अनलॉकिंग देखने मिल सकता है। अगस्त 29 को अहम बोर्ड मीट भी है AGM की, जहाँ पे कुछ अच्छे मोमेंटम जो है अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं। और अभी देखिए स्टॉक चार्ट्स भी टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है रिलायंस का। डिफेंस स्टॉक्स खास करके HAL पे नज़र रखिए। यहाँ पे गवर्नमेंट ने लगभग 62,000 करोड़ का तेजस एयरक्राफ्ट का डील अप्रूव किया है, तो आज डिफेंस स्टॉक्स में एक अच्छी तेज़ी भी देखने मिल सकती है। ऑफकोर्स LNT भी, BL भी जो है आप कह सकते हैं कुछ कुछ पोर्शंस बनाते हैं तेजस एयरक्राफ्ट के, तो एक सेंटिमेंटली पॉजिटिव इन दोनों स्टॉक्स के लिए भी रहेगा। और याद रखिए इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी कंपोनेंट्स पे फोकस ज़्यादा रहेगा। टेक्सटाइल स्टॉक्स या खास करके स्पिनिंग वाले स्टॉक्स और जो कंपनीज हैं जिनके जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होते हैं वो भी कंप्लीट है, उनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया है कस्टम ड्यूटीज़ कॉटन इंपोर्ट्स पे 30 सितंबर तक। ये बात हमने आपको कल ही मार्केट हाउस में बता दी थी। और सारे जो टेक्सटाइल रिलेटेड स्टॉक्स है, स्पिनिंग मिल्स, ये सब जो है अच्छी मोमेंटम कल भी दिखाए थे। इंटरग्लोब एविएशन पे भी नज़र रखिएगा। कुछ वीज़ा काउंटर्स हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़्म है, क्योंकि हमारी एक सेगमेंट थी हिंदी चीनी भाई भाई, वहाँ हमने आपको पहले ही बता दिया था। और अब देखिए इंडिया चाइना एग्री कर चुके हैं रिजम्पशन ऑफ फ्लाइट्स, और ये डायरेक्ट फ्लाइट्स रहेगा भारत से चीन, चीन से भारत, कोई स्टॉपेजेस कहीं और से नहीं। तो अब कह नेशनल कैरियर्स पे फोकस रहेगा। और जिस तरह इंटरग्लोब एविएशन एक्सपैंड कर रहे हैं, एयर इंडिया भी है पर वो लिस्टेड नहीं है,
तो उस पर भी जो है नज़र रहेगी। गवर्नमेंट पुश भी कर रहे हैं, तो जिस तरह सेंट्रल एशियन रूट्स वो ऐड कर रहे हैं, तो अब चाइना के भी रूट्स ऐड करेंगे। तो आप सोचिए, एज अ बिजनेसमैन और अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए चाइना की तरफ खुलती है। एज अ टूरिस्ट ट्रैवलर भी उनके नए नए शहर को आप देख सकते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट एजीएम पॉजिटिव कमेंट्री रही है और कंपनी की सबसे अहम बात सामने आई है कि 200 मिलियन टन्स पर एनम का जो कैपेसिटी था वो FY27 यानी कि वित्त साल 2027 में टारगेट लिए थे, अब वो एक साल पहले टारगेट कंप्लीट होने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्री आ रही है। इसके अलावा SRF कैमोर के साथ स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट किया है और आखिर में एंड्योरेंस टेक पे भी नज़र रखेंगे। कैपेसिटी एडिशन उनके ब्रेकिंग इकोसिस्टम के लिए है 3 कैटेगरीज के लिए, जहाँ पे लगभग 136 करोड़ रुपए कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक फ्लोज है जिस पे हमारी नज़र रहेगी, लेकिन गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स पे लेके टेलीकॉम इंडस्ट्री पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे जो है हमारी नज़र ज़्यादा रहेगी। एब्सोल्युटली, काफ़ी सारे स्पेसेस और सेक्टर्स है और लगातार शायद आपको बता भी रहे हैं कि अब सेक्टर स्पेसिफिक खबरें ढेर सारी आ रही है। तो बड़े बड़े बास्केट्स और पॉकेट्स है, जैसे कि जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन की खबर जब आई तो पूरा का पूरा कंजम्पशन का खेमा, डिस्क्रिशनरी स्पेस जो है, वाइट गुड स्पेस जो है वो अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे थे। पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर भी मजबूती दिखा रहा था, ऑटो एंसलरी की चाल पर भी। फिर रेयर अर्थ मेटल्स से जुड़ी जो खबर लेटेस्ट आती हुई दिखी, उसका इम्पैक्ट भी हमने ऑटो प्लेयर्स पर देखा। अब यहाँ से आगे गेमिंग से जुड़ी खबर है तो उस पर भी, टेलीकॉम से जुड़ी खबर है तो टेलीकॉम स्टॉक्स फोकस रेडार पर है। तो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं जिस पर आपका फोकस होना चाहिए, उन सेक्टर से जुड़ी लीडर्स जो है उस पर फोकस करना चाहिए और पोर्टफोलियो गठन, पोर्टफोलियो बनाने की एक रणनीति जो है वो डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। माइंडसेट यही होना चाहिए। ऑफ कोर्स ट्रेडिंग भी है एक स्ट्रैटेजी और एक स्टाइल ऑफ एंटरिंग द मार्केट, लेकिन लंबी अवधि का निवेश जो है वही सही मायने में आपकी वेल्थ क्रिएट कर आपको मदद करेगा। आगे बढ़ेंगे और जहां हम बात कर रहे हैं सरकार की तरफ से लगातार कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं ओवरऑल इकोनॉमी और भारत के हालात को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, स्थिति को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, इकोनॉमी को और ज़्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए सरकार काफ़ी हद तक कार्यरत है। इसी कड़ी में आज से शुरू होने वाली जीएसटी की ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की 2 दिन की बैठक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर नज़र रहेगी। इस बैठक में कौन से अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, एजेंडा क्या है, क्या कुछ निकल कर आ सकता है, इससे जुड़ी डिटेल्स हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी के पास है। प्रकाश, बताएं जीएसटी की ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की 2 दिवसीय बैठक एक्सपेक्टेड क्या है? देखिए, आज जीओएम की 2 बैठकें हैं। जो पहली बैठक है वो सेस के ऊपर जिस जीओएम का गठन हुआ है उसकी बैठक है, और जो दूसरी बैठक है वो है इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर जिस जीएसटी जीओएम का गठन हुआ है। तो ये 2 बैठकें हैं, उसको वित्त मंत्री भी संबोधित करेंगी और सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या राय है जीएसटी रिफॉर्म्स के मसले पर, वो जीएसटी जीओएम के सामने गवर्नमेंट का पक्ष रखेंगी। कल एक और इम्पॉर्टेंट बैठक होने जा रही है, वो है रेट रैशनलाइजेशन के ऊपर जिस जीओएम का गठन हुआ है उसकी बैठक है, उसको भी वित्त मंत्री संबोधित करेंगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आमतौर पर वित्त मंत्री जीएसटी से संबंधित जो जीओएम है उसको एड्रेस नहीं करती हैं, लेकिन इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पक्ष है वो रखने के लिए तीनों ही जीओएम को संबोधित करेंगी। आमतौर पे इन तमाम जीओएम में सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें 2 रेट जीएसटी स्ट्रक्चर की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इस बात के संकेत पहले ही दे दिए हैं कि नेक्स्ट सेट ऑफ जीएसटी रिफॉर्म्स किस तरह के हो सकते हैं। उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसमें जो सिफारिश की गई है 2 रेट स्ट्रक्चर की, वो एसेंशियली 5% और 18% के स्लैब को ही रखने की बात की गई है। एक कॉम्प्रिहेंसिव सिफारिश जीएसटी जीओएम और राज्यों से की गई है। उसके पीछे की सरकार की क्या दलील है, क्या राय है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए वित्त मंत्री जीएसटी जीओएम को एड्रेस करेंगी, अपनी बात रखेंगी और उसके बाद जीओएम के जो मेंबर्स हैं वो आपस में बैठक करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने अपने इंटेंशन साफ जाहिर किए हैं कि दरों में बड़े तौर पे कटौती की जा सकती है। 12% स्लैब की जो 99% प्रोडक्ट्स हैं वो 5% में आ सकते हैं। उसी तरीके से जो 28% के प्रोडक्ट है वो 18% की कैटेगरी में आ सकते हैं ज़्यादातर। एक 40% का सेपरेट कैटेगरी बनेगा जिसमें कि सिन गुड्स होंगे, 5 से 7 प्रोडक्ट ही उसके अंदर रहेंगे और बाकी सब 18% के कैटेगरी में उन प्रोडक्ट्स को लाया जाएगा। तो एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म की बात की गई है।
और जाहिर तौर पे दरों में कटौती होगी। स्टूडेंट, फार्मर्स, कंज्यूमर्स, ट्रेडर्स, इंडस्ट्री बॉडी, इंडस्ट्री और साथ ही साथ जो की इकोनॉमिक सेक्टर है उसको फ़ायदा होने जा रहा है। तो ये एक तरीके से मेगा रिफॉर्म्स है और जाहिर तौर पे सरकार ने पहल की है, वित्त मंत्रालय ने पहल की है और इसके पीछे की क्या दलील है, क्या लॉजिक है, उसके संबंध में जो जीएसटी जीओएम है उसके सामने वित्त मंत्री अपना पक्ष रखेंगी। ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी की सारी जानकारी देने के लिए। तो काफ़ी अहम बैठक है और फिर हम वित्त मंत्री का संबोधन भी होते हुए देखेंगे। देखते हैं कि जीएसटी को लेकर क्या कुछ अपडेट्स आती हैं। लेकिन चलिए खबरों पर लौटते हैं और अपने एक्सपोर्ट को जोड़ते हैं। मोतीलाल ओसवाल के राहुल शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं आज आपको गाइड करने के लिए, और एक एक करके जो भी खबरें आई हैं हम राहुल जी से फटाफट उस पर व्यू लेते हैं और आपकी तैयारी करवाते हैं। राहुल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आज स्वागत है ईटी न्यूज़ स्वदेश पर आपका। डिफेंस शेयरों में हमने देखा कि हाल फिलहाल थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग फिर से आ रही थी ऊपरी स्तरों से और टिकने में दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि एक खबर आई है सरकार की तरफ से कि 62,000 करोड़ में 97 तेजस MK-1A जेट्स की डील मंजूर की गई है। तो निश्चित तौर पर HAL तो फोकस में रहेगा, बाकी डिफेंस शेयरों पर हो सकता है कि थोड़ा रब ऑफ इफेक्ट आए। आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को, क्योंकि अब ऐसी खबरें तो लगातार आती ही रहती हैं सरकार से, लेकिन जो कन्विक्शन डिफेंस को लेकर पहले था वो फिलहाल हम देख नहीं रहे हैं। क्या आपको लगता है कि फंड्स फ्लो मूव इधर उधर हो रहे हैं उसके चलते हो रहा है, या फिर डिफेंस शेयर थोड़ा नीचे आ जाए, वैल्यूएशन थोड़े कूल डाउन हो जाए तो फिर आप सलाह देंगे उसमें? गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई थिंक जिस तरह से हमने देखे हैं कि 2 महीने पहले मोस्ट ऑफ द डिफेंस स्टॉक्स सभी मेरे ख्याल से 52 वीक हाई पे, दिस इज द ओनली सेक्टर जो हमने जो तेजी में जो मार्केट 52 वीक हाई पे नहीं पहुंचे, लेकिन ये सेक्टर था मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स वर एट 52 वीक हाई अगेन रीचिंग दैट। तो हमें लगता है कि जिस तरह से सेक्टर पॉइज्ड है, वैल्यूएशन ऊंचे भाव में थोड़े मेरे ख्याल से जस्टिफाइड नहीं हुआ करते, थोड़े स्ट्रेच लग रहे थे, लेकिन अभी काफी हद तक काफी स्टॉक्स के अंदर 15 से 20% का कोई स्टॉक के अंदर या 10% एवरेज करेक्शन देखने को मिला है मोस्ट ऑफ द डिफेंस नेम के अंदर। तो जो स्टॉक्स मेरे ख्याल से जो हमें पसंद है, वैल्यूएशन भी कंफर्ट आ गया है, रिजल्ट्स भी मेरे ख्याल से ठीक ठाक आए हुए हैं, तो उसमें से एक है भारत डायनामिक्स। हमने देखा ऑलमोस्ट 20% करेक्शन देखा है ऊपर के 17 से, और अभी वैल्यूएशन बहुत ही कंफर्ट दे रहा है ये लेवल्स पे। ये क्वार्टर के नंबर्स भी काफी तेज आए थे। सिमिलरली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, उनके भी नंबर्स इन लाइन विद एस्टिमेट्स आए थे और घट गए। और तीसरा HAL। तो मेरे ख्याल से, और दूसरा जो आपने पॉइंट आउट किया कि खबरें आती रही है, तो ये मेरे ख्याल से खबरें आती रहेगी। और जिस तरह से डिफेंस में एलोकेशन जो है ओवरऑल गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से, तो मेरे ख्याल से एलोकेशन बढ़ता ही देखने को मिलेगा आने वाले इस सालों के अंदर। तो मेरे ख्याल से वेरी लिमिटेड चॉइसेस यू हैव। और मेरे ख्याल से जैसे HAL की बात करें, रीजनेबल वैल्यूएशन, 25% ROE, स्ट्रॉन्ग हेल्दी बैलेंस शीट और 20% कैगर FY27 में हमें लगता है पैट ग्रोथ के अंदर, तो काफी कंफर्टेबल है लेवल्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस। तो मेरे ख्याल से पूरा बास्केट लिया जा सकता है, HAL फॉलोड बाय BEL एंड भारत डायनामिक्स। ये 3 हमारे टॉपिक्स रहेंगे एंटायर डिफेंस प्ले के अंदर। ठीक है, तो ये टॉपिक्स राहुल जी के। इस बीच नज़ारा टेक्नोलॉजीज कंपनी, नज़ारा टेक, इसका एक स्टेटमेंट आया है कि RMG कारोबार में कंपनी का कोई एक्सपोजर नहीं है। RMG यानी कि रियल मनी गेमिंग। अब देखिए आज ये गेमिंग बिल जो है इसको पेश किया जाएगा संसद में और इस पर चर्चा भी होगी। सरकार मतलब ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां पर मनी इन्वॉल्व है उसको लेकर प्रॉब्लम है। जो सेलिब्रिटीज़ हैं जो उसका प्रचार प्रसार करने में काफ़ी मदद करते हैं, लोगों को लुभाते हैं, लोग फंसते हैं। और पिछले हमने 4-5 सालों में ऐसा देखा कि ऑनलाइन गेमिंग को लेकर जहां पर पैसे इन्वॉल्व हैं, एक तरह से बैटिंग ऐप की तरफ वो ज़्यादा हो गए हैं, वो गेमिंग से बढ़ के। तो नज़ारा ने कहा है कि रियल मनी गेमिंग में इनका कोई एक्सपोजर नहीं है। कल भी हमने देखा कि शेयर में वैसी कोई कमजोरी नहीं आई, 1% के आसपास की तेजी ही हमने शेयर में देखी। तो ये उनका स्टेटमेंट आया है। राहुल जी, एक व्यू आपका ये इस बिल को लेकर आप क्या कहेंगे, गेमिंग बिल को लेकर? कल हमने देखा कि डेल्टा कॉप, अब उनका चूंकि इसमें कुछ एक्सपोजर है नहीं, तो डेल्टा कॉप में तो हमने बड़ी तेजी देखी। कैसे देख रहे हैं आप स्पेस को? तो मैं 2 चीज बताना चाहूंगा। एक तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो रिटेल इन्वेस्टर्स और
रिटेल पब्लिक एट अ लार्ज के मेरे ख्याल से हाउस होल्ड सेविंग्स की जो है उनके कंसर्न है उनके लिए, तो अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि इनके प्रोएक्टिवली जो स्टेप्स ले रहे हैं जहाँ पे भी पैसा इन्वॉल्व है ये सभी चीज के लिए, तो मेरे ख्याल से स्टेप्स आर वेलकम्ड। और इन टर्म्स ऑफ नॉन जहाँ पे भी पैसा इन्वॉल्व नहीं है वो गेमिंग एप्स के अंदर, तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक है। इन टर्म्स ऑफ द लार्जर कम्युनिटी हम देखें तो ये मेरे ख्याल से वेलकम स्टेप्स है, मेरे ख्याल से हम देखेंगे। जैसे मैं और एक बात बताना चाहूंगा, जैसे ईटी नाउ भी काफी हद तक ये सब, जैसे आप एसएमई आईपीओ रहे या कोई भी ऐसे कोई स्टॉक्स के रहे जहाँ पे हाउस होल्ड सेविंग इम्पैक्ट आ सकते हैं, तो मेरे ख्याल से चौकन्ना कर देती है। तो आई थिंक रियली अप्रिशिएबल फॉर ईटी नाउ ऑल्सो। और मेरे ख्याल से गेमिंग का भी ये जो आया हुआ है तो मेरे ख्याल से काफी हद तक मेरे ख्याल से इट इज वेलकम व्हाट आई वुड अंडरस्टैंड लुकिंग एट। एब्सोल्युटली थैंक्स फॉर योर अप्रिसिएशन राहुल। और कोशिश पूरी रहती है ईटी नाउ स्वदेश की कि हमारे व्यूअर्स के हित में जो है वो उनको हम लगातार बताते रहें, और निवेश की जो खूबसूरती है वो भी लगातार हमारे निवेशकों को, हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स, हमारे व्यूअर्स को हम बताते रहें। और लंबी अवधि का नज़रिया जो है मार्केट पर हमेशा से ही काफ़ी बेहतर साबित होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप जैसे एक्सपर्ट्स जब हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्हें काफ़ी हद तक एक डायरेक्शन मिल जाता है मार्केट को नेविगेट कैसे किया जाए। और इतने वॉलेटाइल सिनेरियोज में जहाँ ग्लोबल बाजार से इतनी अनिश्चितताएं हैं, टैरिफ को लेकर हम देख रहे हैं अनसर्टनिटीज़ हैं, भारतीय बाजार के लिए अर्निंग सीजन में भी हमने देखा फर्स्ट हाफ तो कुछ खास नहीं था, सेकेंड हाफ में हमने थोड़ा बहुत मोमेंटम देखा। सो चैलेंजिंग टाइम्स रहते हैं, और ऐसे में व्यूअर्स और मार्केट पार्टिसिपेंट्स को काफ़ी हद तक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। और इसी वजह से आप जैसे एक्सपर्ट्स जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारी जो मेहनत है वो और ज़्यादा रंग लाती है। तो थैंक यू टू यू एज वेल। लेकिन हाँ, जहाँ हम इतने सारे सेक्टर्स की बात करें, अब जैसे आज गेमिंग से जुड़ी एक खबर आई है, डिफेंस से जुड़ी खबर आई है, इन दिनों सेक्टर स्पेसिफिक काफ़ी हद तक मूव्स जो है क्रिएट होते हुए मार्केट में नज़र आ रहे हैं। लगभग ढेर सारे सेक्टर्स जो किसी ना किसी न्यूज़ फ्लो के चलते चल जाते हैं और अच्छा खासा एक्शन दिखाते हैं। अब रेट रैशनलाइजेशन की ही खबर जब आती हुई दिखी, जीएसटी और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब जीएसटी को लेकर नए डेवलपमेंट्स की बात कही, दिवाली में डबल बोनांजा की बात भी उन्होंने कही, उसके ठीक बाद हमने एफएमसीजी कंजम्पशन का पूरा पॉकेट जो है वहाँ पर काफ़ी अच्छा एक्शन देखा है। और वो भी तब जब ऑलरेडी हम बात कर रहे थे कि फेस्टिव डिमांड जो है वो एफएमसीजी कंजम्पशन ऑटोमोबाइल बास्केट को एक बेहतरी दिखा सकती है, क्योंकि इस बार जो है फेस्टिवल्स जो हैं वो जल्दी शुरू भी हो चुके हैं। सो उससे एक सपोर्ट था, और उसके बाद ये खबर का आना एब्सोल्युटली काफ़ी हद तक कंजम्पशन को एक मोमेंटम दे जा रहा है। लेकिन राहुल, ये बात भी तो नहीं नकार सकते कि पिछले 2-3 साल से कंजम्पशन का खेमा जो है वो साइडवेज मोमेंटम देख रहा था। सो यहाँ से क्या ये मोमेंटम जो है सस्टेन करेगा? कन्विक्शन आ रहा है, और ये जो न्यूज़ फ्लोज है वो न्यूज़ फ्लोज आगे भी कंजम्पशन एफएमसीजी पॉकेट्स को तेज़ी की तरफ ले जाएंगे? आपको क्या लगता है? सो आई थिंक मेरे ख्याल से जिस तरह से ये जो जीएसटी का रिफॉर्म्स आया है, तो मुझे लगता है कि एक चीज सिंपल है कि सरकार जरूर चाहता है कि कंज्यूमरिज्म जो एज अ थीम मेरे ख्याल से वापस आ सकते हैं, जो हिंदुस्तान मेरे ख्याल से लास्ट कई सालों से कंज्यूमर एज अ थीम पे चला हुआ है। तो मेरे ख्याल से एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि जो सेल्स ग्रोथ देखे तो लास्ट 2-3 साल के अंदर मेरे ख्याल से फॉर एग्जांपल एफएमसीजी देखे तो वॉल्यूम ग्रोथ में कोई मेरे ख्याल से कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। फिर बाद में हम देखें कि कंज्यूमर्स बाकी सारे जो व्हाइट गुड्स में भी देखे तो इतनी बढ़ोतरी डबल डिजिट ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। तो मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर तो, और तीसरा है ऑटो। तो ऑटो में हमने कोविड के बाद अच्छी खासी देखी, और उसके बाद हमने देखा कि कोई मेरे ख्याल से मेजर डबल डिजिट ग्रोथ फिर से हमने ऑटो के अंदर नहीं देखी। तो मेरे ख्याल से ऑल दिस थिंग्स जो भी सरकार ने स्टेप्स लिए हैं जीएसटी के लिए, तो मेरे ख्याल से वेलकम मूव है। और मेरे ख्याल से एक चीज डेफिनेटली है कि इससे कंज्यूमर जो वापस है आ सकते हैं। जैसे बिगेस्ट बेनिफिशियरी कार में हो सकती है एंट्री लेवल कार्स के अंदर, तो हमने देखे सभी मारुति, हुंडई, महिंद्रा तीनों स्टॉक्स के अंदर अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगेन व्हाइट गुड्स के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये सब तो आई फील एंटायर थिंग दैट हम देखें तो सभी क्षेत्रों के अंदर मेरे ख्याल से बेनिफिट होगा, एंड इन टर्म मेरे ख्याल से ओवरऑल जीडीपी भी पुश दे सकता है ये गोइंग फॉरवर्ड। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, सही कहा आपने। और
इनफैक्ट इसी लिस्ट में जहां ऑटोमोबाइल, टूरिज्म और लीजर पर भी एक टेक आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, बिकॉज वहाँ पर भी एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। त्योहारी सीज़न की शुरुआत तो हो चुकी है और यहाँ से वेकेशन मोड भी दिवाली और उसके ठीक बाद हम देखेंगे टुवर्ड्स न्यू ईयर, क्रिसमस। सो ट्रैवल में भी बढ़ोतरी होती दिखेगी। होटल, स्टॉक्स, ट्रैवल, टूरिज्म रिलेटेड, लीजर रिलेटेड जो काउंटर्स हैं उन पर, और इंटरग्लोब एविएशन के लिए भी इनफैक्ट इस वक्त जो बातचीत हो रही है यूएस और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार अक्रॉस द ग्लोब देशों पर वार का सिलसिला, लेकिन इसमें एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज लाइक सिचुएशन भी है। भारत और चीन के बीच एटलीस्ट ट्रेड्स को लेकर बातचीत जो है ठीक होती नजर आ रही है। डायरेक्ट फ्लाइट्स के लिए सहमति बनी है। कैसे देख रहे हैं ये सारे सेंटिमेंट्स को आप? तो मेरे ख्याल से दो तीन चीज इम्पोर्टेंट है। एक तो देखे तो डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक्स देखे तो मेरे ख्याल से काफी हद तक मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे देखने को मिले। हम बात करें बारिश की, बात करें हम ओवरऑल इन्फ्लेशन की बात करें, कि हम ओवरऑल ग्रोथ पर्सपेक्टिव बात करें, और ये क्वार्टर के नतीजे भी देखे तो मेरे ख्याल से इन लाइन विथ व्हाट जो स्ट्रीट एस्टिमेट करते हैं ऑन लार्जर स्पेस देखने को मिले हैं। तो मेरे ख्याल से ये सभी चीज मेरे ख्याल से पॉजिटिव साइड पे है। जहाँ पे हम ग्लोबली बात करें तो मेरे ख्याल से एक बाजू टैरिफ वॉर की बात करें, एक बाजू वॉर और एक बाजू ये सभी मैक्रो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस, ये सब मेरे ख्याल से थोड़ा रहता है। लेकिन ओवरऑल इफ आई लुक एट इट, डोमेस्टिक प्लेयर्स ऑफ होल ने जितनी भी बातें करी, जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल एंड टूरिज्म की बात करें तो मेरे ख्याल से पहले ट्रैवल एंड टूरिज्म होता था एक या दो क्वार्टर के हद तक, लेकिन अभी थ्रू आउट द ईयर हम बात करते हैं, जैसे चैनल चेक्स पे वी कवर लॉट ऑफ होटल कंपनीज, तो हम बात करते हैं तो ऑक्यूपेंसी रेट में ऐसा कोई मामूली सा ही हद तक जो देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ जो पहले 3-4 साल पहले का जो ट्रेंड हुआ करता था और अभी ट्रेंड देखे तो मेरे ख्याल से मच बेटर। एंड एज यू राइटली पॉइंटेड कि अभी जो फेस्टिव सीजन के बाद मेरे ख्याल से दिस इज द ट्रेंड्स फॉर मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक ट्रैवल एंड टूरिज्म के हिसाब से, तो आई फील वो भी मेरे ख्याल से जैसे स्टॉक्स में स्टॉक स्पेसिफिक अच्छे रह सकते हैं। सेकेंडली आई थिंक इन टर्म्स ऑफ हम बात करें तो जो भी इंटरलिंक्ड है ये कंज्यूमर स्पेंड के हिसाब से, एक होटल स्टॉक्स हो गए जो डायरेक्टली, फिर ये फूड एंड डिलीवरी एप्स की बात करें हम तो इटर्नल की बात करें तो ये सभी इंटरलिंक्ड है डोमेस्टिक कंजम्पशन थीम के हिसाब से। तो मुझे लग रहा है कि स्लोली एंड स्टेडीली जो मार्केट्स हम ग्लोबल नॉइज को एक बार कट कर देंगे और डोमेस्टिक वन चलेंगे, तो जिसमें हमारा अंडर परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से, तो वी शुड बी आल्सो बी आउट परफॉर्मिंग इन नियर टर्म, लुक्स लाइक इट। चलिए, ये कंजम्पशन पर पूरा फंडामेंटल नज़रिया आपको मिलता हुआ, और यहाँ से आगे 6 महीने जो है काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते कॉन्फिडेंट एटलीस्ट इस पूरे के पूरे सेक्टर के लिए नज़र आते हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स की। एफएमसीजी पर एंटीक शहरी क्षेत्रों में डिमांड में हल्की रिकवरी, और कह सकते हैं नेस्ले में मिल्क और न्यूट्रिशन सेगमेंट में हल्की रिकवरी। ढेर सारी खबरें हैं, ब्रोकरेजेस के रेडार पर क्या कुछ है और इन पर्टिकुलर कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर फोकस होना चाहिए, आशीषा हमें बता रही हैं। आशीषा बताइए। बिल्कुल मानसी, गुड मॉर्निंग। तो पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बड़ा अनाउंसमेंट जीएसटी को लेकर किया, और इसी के चलते एफएमसीजी स्टॉक्स और कंज्यूमर स्टेपल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में अच्छा खासा उछाल भी दिखा है। इसी के दम पर एंटीक ने चैनल चेक्स करी है और बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकाली है पूरे ही एफएमसीजी सेक्टर पर। सबसे पहले उन्होंने अर्बन डिमांड की बात की है, और उनका कहना है कि शहरी क्षेत्रों में डिमांड में हल्की रिकवरी पिछले कुछ दिनों में दिखी है, तो अर्बन डिमांड को लेकर नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव आता हुआ। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक और कंपनी स्पेसिफिक ट्रिगर्स की उन्होंने बात की है, और सबसे पहले नेस्ले की बात करते हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि मिल्क, न्यूट्रिशन में और काफ़ी और कैटेगरीज में अच्छा खासा ट्रैक्शन पिछले कुछ दिनों में दिखा है, तो इसी के चलते वॉल्यूम ग्रोथ पर भी पॉजिटिव असर अगले कुछ दिनों में नज़र आ सकता है। आईटीसी की बात करें तो यहाँ पर सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है। एचयूएल में ब्रॉड बेस्ड अक्रॉस कैटेगरीज वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है, और कंज्यूमर्स का ट्रैक्शन डिमांड को लेकर काफ़ी अच्छा रहा है, तो एचयूएल के लिए भी पॉजिटिव कमेंट्री निकल कर आई।
इसके अलावा डाबर की बात करें तो यहाँ पर उनका मानना है कि डाबर के बेवरेजेस सेगमेंट में कमज़ोरी दिखी है और इसी के चलते ऑफटेक में भी थोड़ी सी कमज़ोरी यहाँ पर नज़र आई है। इमामी के 2 मेन प्रोडक्ट्स केश किंग और उसके अलावा स्मार्ट और हैंडसम प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी डिमांड में इम्प्रूवमेंट दिखी है। मैरिको ने पैराशूट में प्राइस हाइक्स किए थे जिसके चलते डिमांड पर थोड़ा सा असर पिछले कुछ दिनों में नज़र आया है। GCPL यानी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स और मस्किटो इन्फेस्टेशन इनका जो प्रोडक्ट्स है वहाँ पर भी अच्छा खासा ट्रैक्शन पिछले कुछ दिनों में दिखा है। और कोलगेट में हाल फिलहाल में कई सारे प्राइस हाइक्स किए हैं और इसी के चलते कोलगेट के डिमांड पर इम्पैक्ट दिखा है। ऑल इन ऑल पूरे सेक्टर की बात करें तो उन्होंने 2 टॉप पिक्स दिए हैं कंज्यूमर स्टेपल्स सेगमेंट से, एक है मैरिको और दूसरा है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यानी GCPL। तो 2 टॉप पिक्स कंज्यूमर स्टेपल्स सेक्टर से। तो पूरे सेगमेंट पर कंपनी वाइज उन्होंने चैनल चेक रिपोर्ट निकाली है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, और कई सारे स्टॉक्स FMCG सेक्टर से इसके दम पर फोकस में रहेंगे और इसी के बेसिस पर अगले क्वार्टर का वॉल्यूम ग्रोथ भी डिटरमाइन होता हुआ नजर आ सकता है। शीशा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स इन पर्टिकुलर FMCG स्पेस पर विस्तार से हमें बताने के लिए। इन ब्रोकरेजेस पर भी आगे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब जुड़ेंगे मार्केट्स लाइव लेकर हम हाजिर होंगे। आप बने रहें 18 आवर्स स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हमने शुरू कर दिया है मार्केट्स लाइव। बाजार के लिए संकेत आज हैं थोड़े से वीक, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी करीब 60-70 अंक नीचे खुलने के संकेत दे रहा है। लेकिन बाजार में ये 4 सत्र की लगातार तेजी हमने करीब 1.5 महीने के बाद देखी है और बार बार हम देख रहे हैं कि निफ्टी अटेम्प्ट कर रहा है 25,000 के ऊपर जाने की। वहां पर टिकने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन स्ट्रक्चर मजबूत हो चला है, इसको लेकर कोई दो राय नहीं है। और सरकार के कदमों से, रेगुलेटरी सपोर्ट से बाजार का मूड हम बेहतर होते हुए देख रहे हैं। एक चीज और आ जाए तो बाजार की रफ्तार को हम आगे और बढ़ते हुए देखेंगे, वो है FIs की बाइंग और FIs की शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि 91% से ज्यादा अभी भी FIs इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट हैं। तो गुंजाइश तो है, देखती है कि वो चीज होती कब है। लेकिन आज बुध है, आज भी शुद्ध होनी चाहिए चीजें और उम्मीद करके यही चलेंगे कि लोअर लेवल से आज फिर से हम रिकवरी देखेंगे। एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं हरीश जुजारे पृथ्वी फिनमार्ट से। हरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए आज कौन से स्टॉक्स रहेंगे आपके फोकस में, ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं आपकी? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। जिस तरह से मार्केट देखा है तो लगातार 25,000 का लेवल आंकड़ा क्रॉस करने के लिए कोशिश कर रहा है, बस वहीं पे एक रेसिस्टेंस जोन है तो होल्ड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि एक बार 25,000 के ऊपर निकल जाता है तो एक बड़ा सा रैली देखने मिल सकता है। बिल्कुल, अभी सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 24,850 के अराउंड इमीडिएट सपोर्ट से मुझे लग रहा है कि निफ्टी जिस तरीके से नीचे लेवल से रिकवरी दे रहा है तो बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी मेंटेन करना चाहिए। और दूसरा चीज है कि बॉर्डर मार्केट में देखते हैं तो बॉर्डर मार्केट बहुत शानदार है और अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल रहा है शॉर्ट, स्मॉल और मिड कैप में। मुझे लग रहा है कि 2 स्टॉक्स है मेरे रडार पे आज के लिए। पहला स्टॉक रहेगा पॉलिसी बाजार। तो देखिए पॉलिसी बाजार में देखा है तो लगातार एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद यहाँ से रैली चालू हुआ है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और बड़ा मोमेंटम बन सकता है ऊपर की ओर, जो कि करंट लेवल्स पे बाइंग करने की राय रहेगी मेरा। और ऊपर टारगेट बनेंगे 1980 और 2030 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1850 का PB फिनटेक में पॉलिसी बाजार। और दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा बाइंग का ही रिकमेंडेशन है और वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स में। देखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स में देखा है तो एक बेस फॉर्मेशन बन चुका है, लास्ट 3 मंथ से लगातार वॉल्यूम नीचे लेवल पे गेन होते नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बॉटम आउट हो चुका है शॉर्ट टर्म में। तो और यहाँ पे एक बाइंग का रिकमेंडेशन मेरा रहेगा यूनाइटेड स्पिरिट्स में बाइंग के लिए, और टारगेट्स बनेंगे 1380 और 1400 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1295 का यूनाइटेड स्पिरिट्स में। यूनाइटेड स्पिरिट्स और PB फिनटेक, ये 2 शेयरों में हरीश जी की बाइंग की रिकमेंडेशन है। टारगेट स्टॉप लॉस हमारे प्रोड्यूसर साहब जल्दी ही आपको स्क्रीन पर डाल के दे देंगे, आप उसको नोट कर लीजिएगा। लेकिन इन पर आपको खरीदारी की सलाह मिल रही है। लेकिन चलिए 9 बज गए हैं और 9 बजे मार्केट लाइव की शुरुआत कर लेते हैं कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस के साथ।
डाउ जोन्स दिन के ऊपरी स्तर से करीब 300 अंक फिसलकर 44,920 के पास सपाट बंद। नेस्डेक करीब 1.5% और S&P 500 0.5% से ज्यादा गिरकर बंद। नेस्डेक फ्यूचर्स भी फिलहाल करीब 100 अंक नीचे और डाउ फ्यूचर्स में 90 अंकों की गिरावट। एशियाई बाजारों से कमजोर संकेत। गिफ्ट निफ्टी करीब 70 अंक गिरकर 25,000 के नीचे। जापान के बाजार निक्केई में 650 अंकों की कमजोरी। कोरिया का बाजार करीब 2% टूटा। हांगकांग के बाजार और भी कमजोर, लेकिन चीन सपाट। आज से होगी शुरू जीएसटी पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की 2 दिनों की बैठक। जीएसटी दरों की समीक्षा के अलावा सेस और इंश्योरेंस पर चर्चा संभव। रेट रैशनलाइजेशन को लेकर कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का संबोधन संभव। सरकार ने जीएसटी के 2 स्लैब रखने का दिया है प्रस्ताव। एचएएल समेत डिफेंस शेयर रहेंगे फोकस में। इंडियन एयरफोर्स के लिए सरकार ने तेजस MK-1A फाइटर जेट खरीदने को दी मंजूरी। 62,000 करोड़ रुपए में खरीदे जाएंगे 97 फाइटर प्लेन। अरविंदो फार्मा का शेयर रहेगा फोकस में। एडवेंट इंटरनेशनल से प्राग की जेनेरिक ड्रग कंपनी जेंटिवा खरीदने की दौड़ में 43 से 48,000 करोड़ रुपए में हो सकती है ये डील। जियो के बाद भारतीय एयरटेल ने भी 24 दिन वाला 1 GB पर डे प्लान किया बंद। अब मिनिमम रिचार्ज 249 रुपए से होगा शुरू। और मुंबईकरों को फिलहाल बारिश से राहत नहीं। मुंबई और आसपास के इलाकों में अब भी जारी से भारी बारिश का सितम। मौसम विभाग का आज भी भारी बारिश का अलर्ट। सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर। तो हमारे साथ हैं 2 एक्सपर्ट। राहुल शाह हैं मोतीलाल ओसवाल से और हरीश जुझारे हैं पृथ्वी फिरमार से, जो शेयरों को लेकर आपको गाइड कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आपके लिए बाजार में आज के सत्र में मौके बनेंगे कहां पर। राहुल जी, एक व्यू आपसे जरा अडानी पोर्ट के शेयर पर चाहिए। अडानी पोर्ट देख रहे हैं कि कल के सत्र में तगड़ी तेजी रही, मोमेंटम लगातार बरकरार है। आपको लगता है कि शेयर में यहां से भी पैसा बनेगा या फिर थोड़ा सतर्क होना चाहिए? मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये हमारी वन ऑफ द टॉप पिक है अदानी पोर्ट्स एज अ पोर्टफोलियो एलोकेशन के लिए। हमें लगता है कि जिस तरह से नंबर्स आते हुए देखने को मिले हैं लास्ट 3-4 क्वार्टर से, लगातार नंबर्स मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को, और मंथ एंड मंथ जो उनका जो डेटा भी जो आते हुए देखा है, तो पोर्ट यूटिलाइजेशन भी वो भी काफी स्ट्रॉन्ग आते हुए देखने को मिला है। तो हमें लगता है कि अदानी पोर्ट्स FY27 में 22% का टोटल ग्रोथ दे सकता है इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन, और जिस तरह से मैनेजमेंट का फोकस भी रहा है, तो हमें लगता है कि जिस तरह से वैल्यूएशंस भी हम बात करें तो 20 टाइम्स अर्निंग पे मिलता हुआ देखने को मिल रहा है FY27 का। तो हमें लगता है रिस्क और रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। ये स्टॉक मेरे ख्याल से डेफिनेटली पोर्टफोलियो में लिया जा सकता है अदानी पोर्ट्स। पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने लायक स्टॉक अडानी पोर्ट्स। अडानी ग्रुप स्टॉक्स में कल हमने अच्छा खासा एक्शन देखा था। अडानी ग्रीन का स्टॉक भी काफ़ी बढ़िया तेजी के साथ कल के सत्र में ट्रेंड करता हुआ नजर आया था। इन स्टॉक्स पर नजर रखेंगे आज के सत्र में भी। लेकिन इस बीच हरीश, गुड मॉर्निंग। आपसे फार्मा सेक्टर पर एक टेक जानना चाहूंगी। इन दिनों जहां हम लगभग सारे सेक्टर्स में अच्छा खासा मूव एक्शन देख रहे हैं, फार्मा सेक्टर ने एक छोटा सा ब्रीदर, एक ब्रेक लिया जरूर है। अब इस ब्रीदर को किस तरह से प्ले आउट करना चाहिए? क्या एंट्री अपॉर्चुनिटी फार्मा और उससे जुड़े रिलेटेड स्पेसेस, सब सेगमेंट्स में ढूंढनी चाहिए? हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, लेबोरेटरी, हॉस्पिटल, क्रैम, CDMO। और ताज़ा खबर की अगर बात करें, औरोबिंदो फार्मा का शेयर आज फोकस में रहेगा, बिकॉज एडवेंट इंटरनेशनल से प्राग की जेनरिक ड्रग कंपनी जेंटिवा खरीदने की दौड़ में एक खबर आई है और 43-48 हज़ार करोड़ रुपए में ये डील होने की संभावना है। उम्मीद यही करके चल रहे हैं। प्री ओपन में भी हम देख रहे हैं शायद ये हरे निशान के साथ खुल सकता है आज के सत्र में। न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट है, लेकिन ऑल इन ऑल सवाल फार्मा को इस वक्त किस तरह से प्ले आउट करना चाहिए? गुड मॉर्निंग मानसी जी। जिस तरह बिल्कुल आपने सही बताया कि कुछ दिनों से फार्मा एक साइडलाइंस में है, कुछ ज्यादा मोमेंटम दिखा रहा है, लेकिन उसमें भी गिने चुने स्टॉक्स है जो कंटिन्यू लगातार एक अप ट्रेंड देखने मिल रहा है। जिस तरह से लॉरस लैब्स हो गया, मुझे लग रहा है कि लॉरस लैब्स में अभी भी मोमेंटम बना हुआ है। 2-3 दिन के मुझे लग रहा है करेक्शन के बाद फिर से एक बार रिकवरी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे तेजी कंटिन्यू हो सकती है आगे भी लॉरस लैब्स में। तो ऊपर की ओर देखा है तो मुझे लग रहा है कि 1000 का लेवल जल्दी देखने मिल सकता है स्टॉक्स
में। तो नीचे का सपोर्ट्स की बात करते हैं, 18,850 का सपोर्ट जोन बन चुका है अभी फिलहाल के लिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लास्ट में बाय करने की रिकमेंडेशन रहेगी और आज के लिए। और दूसरा, अगर अरबिंदो फार्मा की बात करते हैं, देखिए अरबिंदो फार्मा में एक कंसोलिडेशन में है स्टॉक प्राइस, और 1030 के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है, वहाँ पे से रिकवरी देखने मिल रहा है लगातार हमें। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल एक कंसोलिडेशन में है अरबिंदो फार्मा। तो मुझे लग रहा है कि और थोड़ा टाइम पीरियड कंसोलिडेट हो सकता है, क्योंकि जब तक 1180 1200 के लेवल्स नहीं निकलता है अरबिंदो फार्मा ऊपर के लेवल, तो मुझे लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन जारी रह सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि 1030 से लेके 1180 के रेंज है बड़ा सा, तो उसके बीच में मूव हो सकता है अरबिंदो फार्मा फिलहाल के लिए। बिल्कुल, फार्मा पॉकेट पर ये एक राय फिलहाल मिलती हुई हमें दिख रही है। लेकिन इस बीच एक बार टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी कंपनियों पर भी एक नज़र होनी चाहिए। पुलअप करते हैं सारे स्टॉक्स और देखते हैं कि तेज़ी जो थी वो कल एक दिन की तेज़ी थी या फिर आज भी मूव्स हैं। गोकुलदास एक्सपोर्ट कल बढ़िया तेज़ी के साथ कामकाज कर रहा था, आज भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1% की बढ़त पर खुलने की तैयारी करता हुआ। इसके अलावा वेल्सपन लिविंग पर नज़र रखें, रेमंड है, अरविंद लिमिटेड, वर्धमान टेक्सटाइल, ये सारे स्टॉक्स हैं। लगभग सारे के सारे स्टॉक्स कल काफ़ी बड़ी तेज़ी थी। हरीश, आपसे ही है सवाल, कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाने के फैसले से टेक्सटाइल शेयर्स में ये चमक नजर आई थी। आज उतनी बड़ी तेज़ी तो नहीं है, लेकिन उम्मीद यही लग रही है शायद शुरुआत ठीक ठाक कर जाए ये स्टॉक्स। सो न्यूज़ फ्लो का ही इम्पैक्ट नज़र आता है या फिर टेक्निकली चार्ट्स भी इनके ठीक ठाक हैं? बिल्कुल मानसी जी, कुछ दिनों से देखिए जैसे न्यूज़ आया था यूएस का, उसके बाद हमने एक बीट एंड देखने मिला था टेक्सटाइल स्टॉक्स में, तो उसके बाद वहां से नीचे से रिकवरी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ स्टॉक्स है जो नीचे से ऑलरेडी रिकवरी देखने मिल रहा है, और उसमें हो सकता है कि मेरा रडार एबीएफआरएल में जाएगा। देखिए एबीएफआरएल बहुत दिनों से कंसोलिडेशन में है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से नीचे से बाइंग मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है एबीएफआरएल में। तो एबीएफआरएल में एक मौका बन सकता है बाइंग के लिए, और मुझे लग रहा है कि ऊपर के ओवर 95 96 का लेवल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एबीएफआरएल बाइंग के लिए। और स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है कि मेंटेन करना चाहिए 74 का। और दूसरे स्टॉक्स की बात करते हैं तो गोकेक्स की भी, अगर गोकुला एक्सपर्ट्स की बात करें, मुझे लग रहा है कि ये फिलहाल रिकवरी नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक में सेल ऑफ देखने मिल रहा था, मुझे लग रहा है कि फिलहाल एक रिकवरी है, तो जो कि 775 के आसपास रेजिस्टेंस जोन है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है टेक्सटाइल में भी, वहां पे बाइंग करना चाहिए, कर सकते हैं। जैसे एबीएफआरएल हो गया, मुझे लग रहा है कि हिम्मत सिंह एक मिड कैप में। तो मुझे लग रहा है कि ये सब स्टॉक्स में थोड़ा रडार पे रखना चाहिए फिलहाल के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर एक टेक मिलता हुआ खबरों के दम पर हम देख रहे हैं मूव्स थे। कल के सत्र में तो काफ़ी अच्छा एक्शन था, आज के सत्र में भी एक्शन कितना आगे बढ़ता है बाजार खुलने के साथ साथ हम देखेंगे ज़रूर। प्री ओपन लेवल्स हैं 9:08 हो रहे हैं, थोड़ा सेटल हो रहे हैं लेवल्स, तो एक बार नज़र डाल लेते हैं। 24,965 के स्तर पर इस वक्त निफ्टी में कामकाज की शुरुआत होने की, यानी कि 25,000 के इर्द गिर्द तो खुल जाएंगे हम। अब 25,000 के आगे कितना आगे बढ़ पाते हैं या फिर वहाँ से वापस से 25,000 के लेवल्स को इंटैक्ट नहीं रख पाते हैं, ये ड्यूरिंग द सेशन में देखना होगा। इसके अलावा सेंसेक्स 81,669 के लेवल्स के आसपास हल्का फुल्का मोमेंटम हो सकता है कि शांत शुरुआत हो और उसके बाद जो है बाजार अपनी दिशा तय करे, बिकॉज आज हमारे पास ग्लोबल फ्रंट पर वो क्यूज नहीं है जो हमें मिलने चाहिए। मिले जुले हैं ग्लोबल फ्रंट से संकेत जो आ रहे हैं, विदेशी बाजार से संकेत जो हैं। भारतीय बाजार के लिए भी कोई बड़ी खबर इस वक्त तो नहीं है। ऑफ कोर्स ये जो महाराष्ट्र और मुंबई में रेनफॉल है, मौसम जो बदला है और तेज़ बारिश है, वो एक न्यूज़ फ्लो है, लेकिन उससे कोई खास इम्पैक्ट नहीं आता हुआ दिखेगा। बड़े पॉजिटिव मूव्स की तलाश है। सरकार की तरफ से ढेर सारी बैठकों का दौर चल रहा है, तो देखेंगे कि उन बैठकों में से क्या कुछ निकल कर आता है। गेमिंग तो है ही आज फोकस रेडार पर, लेकिन साथ साथ हरीश एक टेक आपसे डिफेंस और शिप बिल्डिंग पॉकेट पर भी जानना चाहूँगी। एक तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को देख लीजिए, 62,000 करोड़ का ऑर्डर कंपनी ने जीता है। गवर्नमेंट सोर्सेज की तरफ से एक खबर आती हुई देखने को मिली है। और इसके अलावा कोचीन शिपयार्ड कंपनी एक्सपेक्ट करके चल रही है कि इनके रेवेन्यू ग्रोथ जो है उसमें 14 to 15% की बढ़त देखने को मिल सकती है वित्त वर्ष 2026 में ही। डबल रेवेन्यू 2030-31 तक ये फोकस और गोल सेट करके चल रहे हैं। अब दोनों ही स्टॉक्स प्री ओपन में हम देख रहे हैं मजबूती के साइंस दिखा रहे हैं। शिप बिल्डिंग स्पेस, गार्डन रीच पर भी इनफैक्ट एक खबर है। टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ की अगर बात करें FY 26-27 के लिए कंपनी जो है आगे और ज़्यादा तेज़ी और जिस तरह के पॉजिटिव स्टांस है वही मेंटेन करने की कोशिश करने वाली है। कैसे देख रहे हैं? साइडवेज थे ये स्टॉक्स, हालांकि चले बहुत है। बिल्कुल मानसी जी, जैसे आपने बताया, लेकिन लास्ट कुछ दिनों से
डिफेंस स्टॉक्स में अच्छा खासा करेक्शन देखने मिल रहा था हम लोगों को। तो वहां से मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट स्टॉक्स जो करेक्टिव फेज था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से कोचिन शिपयार्ड की बात करते हैं, कोचिन शिपयार्ड में देखिए ऊपर केवल 2500 से लेके स्टॉक प्राइस अभी 1700 तक ऑलमोस्ट आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉक प्राइस फिर से एक बार 200 डे मूविंग एवरेज के पास आके होल्ड कर रहा है, तो वहां से रिकवरी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि जो सेल ऑफ था मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट हो चुका है, और वॉल्यूम्स भी देखा है तो नीचे के लेवल से बाइंग थोड़ा इंडिकेशन दे रहा है। तो हो सकता है कि यार लग रहा है कि मुझे यहाँ से रिवर्सल देखने मिल सकता है कोचिन शिपयार्ड में भी। जो 200 डे मूविंग एवरेज है 1620 के अराउंड वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के रहेगा, और ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि 1800 के एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलता है तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा सा रैली बिल्कुल देखने मिल सकता है, जो कि 1950 लेवल तक भी फिर से एक बार कोचिन शिपयार्ड को लेकर आ सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि डिफेंस सेक्टर में बिल्कुल कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनते हुए नजर आ रहा है। तो बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि जीआरएससी भी शिपिंग में देखा है तो जीआरएससी भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कोचिन शिपयार्ड और जीआरएससी दोनों दो स्टॉक्स रहेंगे मेरे रडार पे शिप बिल्डिंग में, तो बाय करने की राय रहेगी बाय ऑन डिप्स में। ठीक है, गिरावट पर मिल जाए तो खरीदारी करें। क्विकली 9 के 9 रत्न की सूची शरद से एक बार समझ लेते हैं। शरद बताएं। जी बिल्कुल, आज देखें तो भारतीय एयरटेल पे जो है सबसे पहले फोकस रहेगा। आज लगातार टेलीकॉम स्टॉक्स पे जो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ रहा है। अब ये डिसकंटिन्यू करेंगे 1 GB पर डे का प्लान 24 दिन के लिए। मिनिमम प्लान 249 से शुरू है, और ये ट्रेंड जो है जियो में हमने कल देखा था, और कल भी टेलीकॉम स्टॉक्स में तेज़ी आई थी, और आज भी मोमेंटम अच्छा देखने मिल सकता है भारतीय एयरटेल पे। वोडाफोन आइडिया भी इसको जो है फॉलो कर सकता है सूट। और दूसरा स्टॉक रहेगा नज़ारा टेक। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आई है, कंपनी ने कहा है कि कोई मटेरियल एडवर्स इम्पैक्ट नहीं देखने मिलेगा ऑनलाइन गेमिंग बिल पे। कोई डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं है रियल मनी गेमिंग बिजनेस पे, और इनडायरेक्ट एक्सपोजर है पोकरबाजी की स्टेक को लेके। हालांकि वो 46% का तो कंसोलिडेटेड नंबर्स पे नहीं दिखता है। ये तो जो है सफाई कंपनी की तरफ से है, लेकिन बाजार का जो रुख टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड पे ज़रूर है पूरे इकोसिस्टम के लिए। डेल्टा कॉप, यहाँ पे कल स्टॉक ऑलरेडी तेज़ी हमने देखने मिल रही थी, स्टॉक 11% ऊपर है, तो आज मुनाफा वसूली देखने मिल रहा है। कंपनी की कोई ज़्यादा एक्सपोजर ऑनलाइन गेमिंग में नहीं है, और इम्पॉर्टेंटली कंपनी कसिनो और रियलिटी बिजनेस में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो डेल्टा कॉप में भी रिवर्सल भी देखने मिल सकता है। HAL डिफेंस स्टॉक्स में बात करें तो गवर्नमेंट ने 62,000 करोड़ का तेजस एयरक्राफ्ट का बहुत अहम डील को क्लियर किया है, इन स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव है। वही टेक्सटाइल स्टॉक्स की बात करें तो इटिना स्वदेश की खबर पे मुहर लग गई है। गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया है कस्टम ड्यूटीज़ कॉटन इंपोर्ट्स तक 30 सितंबर 2025 तक। लेकिन याद रखिए, मोस्ट ऑफ द टेक्सटाइल स्पिनिंग स्टॉक्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के फॉरवर्ड लुकिंग स्टॉक्स में कल तेज़ी ऑलरेडी देखने मिल चुकी थी। इंटरग्लोब एविएशन, इंडिया चाइना की एग्रीमेंट हो गई है कि फ़्लाइट्स जो है रिज्यूम कर सकते हैं, तो इंटरग्लोब एविएशन और जो टूर ट्रैवल की थीम है उस पर नज़र ज़रूर रहेगी। ये हमारा अगला स्टॉक रहेगा, न्यूट्रल इम्पैक्ट है। अल्ट्राटेक सीमेंट, एजीएम में पॉजिटिव कमेंट्री देखने मिली है। वित्त साल 26 में ही 200 मिलियन टन पर एनम की क्षमता जो है हासिल करने का प्लान है। वित्त साल 2026 का ये आंकड़ा था। औरबिंदो फार्मा की बात करें तो ईटी से खबर आ रही है कि देश का सबसे बड़ा फार्मा बायो डील आ सकता है। जेंटिवा को वो अक्वायर कर सकते हैं, लगभग $5.5 बिलियन का ये आंकड़ा रहेगा। और आखिरी स्टॉक एंड्योरेंस टेक्स, कैपेसिटी एक्सपेंशन करने वाले हैं अपने डिस्क इकोसिस्टम में, जहां पे टोटल निवेश लगभग 136 करोड़ रुपए के करेंगे। स्टॉक के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो इन स्टॉक्स पे देखें तो एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। ये हमारे 9 के नवरत्न हैं। एब्सोल्युटली शरद, शुक्रिया ये सारी डिटेल्स के लिए। चलिए आप बाजार की शुरुआत की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद यही करके चलते हैं कि तेजी जो लगातार 2 सेशन से हो, उसी तेजी के साथ बाजार आज वापस से बढ़ता हुआ दिखे। सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक ढेर सारे पॉकेट्स है जिस पर नजर रखनी चाहिए आपको। डिफेंस पर नजर रखिएगा। टेलीकॉम प्लेयर्स में भारतीय एयरटेल पॉजिटिव न्यूज फ्लो के चलते आज फोकस रेडार पर रह सकता है। गेमिंग बिल की जहां बात हो रही है, नजारा टेक्नोलॉजीज की तरफ से एक बयान भी आता हुआ दिखा है, नए गेमिंग बिल से कोई असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज आरएमजी कारोबार में कंपनी का एक्सपोजर नहीं है, कहना है नजारा टेक्नोलॉजीज का। देखेंगे बाजार खुलने के साथ किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हैं, लेकिन मार्केट की ओपनिंग इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और बाजार की शुरुआती टिक्स और फर्स्ट लेवल्स की अगर बात करें, 55,723 के स्तर, 150 अंकों की बिकवाली बैंक निफ्टी में, 24,953 के लेवल्स, करीब 25 अंकों की गिरावट निफ्टी में। सेंसेक्स भी करीब 100 अंकों की बिकवाली दिखाते 81,540 के लेवल्स। तो 2 दिनों की तेजी के बाद आज बाजार में हम देख रहे हैं, जैसे कि हम आपको बता रहे थे, कि शांत शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। यहाँ से बाजार तेजी की तरफ बढ़ते या नहीं, बड़ा सवाल है, क्योंकि इस वक्त कोई ट्रिगर्स नहीं है जिसकी तलाश मार्केट को हमेशा से रहती है। ट्रिगर्स पॉजिटिव नहीं फिलहाल कोई विदेशी बाजार से आ रहे हैं,
मिनिस्टर्स और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक है, सरकार की तरफ से एक के बाद एक बैठक है, ग्लोबल अनिश्चितताएं हैं, इन तमाम के बीच मार्केट कितना मैच्योरली परफॉर्म कर पाते हैं ये आज का सेशन में बताएगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज की अगर बात करें 1083 एडवांसेस के सामने 556 डिक्लाइंस इस वक्त, यानी कि एडवांसेस का पलड़ा अभी भारी नजर आ जरूर रहा है। फियर इंडिकेटर इंडिया विक्स को भी दिखाते चलेंगे, लेकिन साथ साथ जो नवरत्न की लिस्ट में और साथ साथ हम लगातार हेडलाइंस के तौर पर जो स्टॉक्स की बात कर रहे हैं उनको भी स्क्रीन पर पुल अप करना चाहिए। 1.25% की तेजी इंडिया विक्स में, सो वॉलेटिलिटी है एक कंसर्न, इंडिया विक्स का स्पाइक अप होना बिल्कुल है। भारतीय एयरटेल, नजारा टेक, डेल्टा कॉप जैसे स्टॉक सबसे पहले स्क्रीन पर लेकर आने चाहिए। न्यूज फ्लो के चलते फोकस रेडार पर रहेंगे। लार्जर प्लेयर्स में भारतीय एयरटेल ही सबसे आगे खड़ा है, करीब 1.5% की तेजी। एट अनदर डे जबकि हम अच्छा खासा एक्शन स्टॉक में देख रहे हैं। 1 GB पर डे वाला जो 24 दिन का प्लान है वो बंद हुआ है, मिनिमम प्लान 249 से शुरू हुआ है, तो न्यूज फ्लो जिसका इम्पैक्ट। लेकिन गेमिंग स्टॉक्स में आप देखिए गिरावट, और इस गिरावट को हमने आपको बताया भी था कि एंटिसिपेटेड इस तरह की गिरावट। 6% की तेजी हम देख रहे हैं दोनों नजारा टेक और डेल्टा कॉप के स्टॉक प्राइस में। गिरावट के साथ बिकवाली का दबाव क्लियरली नजर आ रहा है। नए गेमिंग बिल को मंजूरी मिलती हुई दिखी है कैबिनेट से, और कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं, और उन प्रोटोकॉल्स के लिहाज से ये जो कैसीनो और आरएमजी यूनिट वाले, आरएमजी कारोबार वाले जो सेगमेंट्स हैं उन पर काफ़ी हद तक कह सकते प्रोटोकॉल्स और रूल्स जो है डेवलप किए जाएंगे इस बिल के तहत। ऑफ कोर्स कंपनियों की तरफ से बयान जरूर आ रहे हैं कि इस तरह के कारोबार में कंपनी के एक्सपोजर्स नहीं है, लेकिन एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जरूर पड़ता हुआ। 6% की गिरावट डेल्टा कॉप, नजारा टेक के स्टॉक प्राइसेस में इस वक्त। डिफेंस को स्क्रीन पर लेकर आएंगे, शिप बिल्डिंग स्टॉक्स भी, HAL, कोचिन शिपयार्ड, मैसगांव डॉक और साथ ही गार्डन रीच शिप बिल्डर। 2.5% की तेजी HAL के स्टॉक प्राइस में हम देख रहे हैं। 62,000 करोड़ के करीब 97 तेजस MK1A जेट्स की डील की मंजूरी मिलती हुई सरकार की तरफ से मिलती हुई दिखी है। गार्डन रीच शिप बिल्डर और साथ ही मैसगांव डॉक में भी जो न्यूज फ्लो था उसका एक्शन है। सो क्लियर डिफेंस और शिप बिल्डिंग का पॉकेट जो है वो अच्छा खासा एक्शन दिखाते हुए। टेक्सटाइल स्टॉक्स पर हमारी खबर पर मोहर लगी थी। 30 सितंबर तक कॉटन इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी में छूट थी और उसका इम्पैक्ट कल के सत्र में हमने देखा था। आज हम देख रहे हैं हल्का फुल्का एक्शन है, एटलीस्ट हरे निशान में गोकुलदास एक्सपोर्ट जैसे स्टॉक से जो कि नजर आ रहे हैं। रेमंड पर भी फोकस होना चाहिए, कल के सत्र में हमने अच्छा एक्शन देखा था। वेल्सपन लिविन के स्टॉक प्राइस पर अरविंद लिमिटेड में करीब 1.5% की तेजी आज के सत्र में नजर आ रही है। इसके अलावा सीमेंट प्लेस और एविएशन स्टॉक पर नजर रखें। भारत चीन डायरेक्ट फ्लाइट के लिए जो सहमति बनती हुई दिखी है, इसका इम्पैक्ट इंटरग्लोब एविएशन पर क्या पड़ा है इस पर एक नज़र होनी चाहिए। नहीं, हम देख रहे हैं 6050 के लेवल्स पर बिकवाली का दबाव है, कोई खास गिरावट भी नहीं लेकिन बढ़त भी नहीं नजर आ रही है। न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट पड़ता है, नहीं देखेंगे। औरोबिंदो फार्मा पर भी कंपनी जेंटिवा खरीदने के करीब है, ET के सोर्सेस से खबर आती हुई। न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट नहीं, डाउनसाइड एक्शन, करीब 3% की गिरावट है। फार्मा इनफैक्ट एज अ सेक्टर ही हम देख रहे हैं ब्रीदर ले रहा है और इस गिरावट में एक खरीदारी का मौका जरूर ढूंढा जा सकता है, एक्सपर्ट्स का ये मानना है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स आपके स्क्रीन पर ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड्स वहां पर देखने को मिले हैं। इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज के स्टॉक पर भी एक नजर रखिएगा जरूर, बिकॉज न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट वहां पर भी आता हुआ दिखेगा। लार्जर प्लेयर्स निफ्टी के मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स अब आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। सबसे आगे भारतीय एयरटेल है जरूर, लेकिन उसके साथ साथ इन्फोसिस, NTPC, TCS, HDFC लाइफ जैसे स्टॉक्स भी हैं जहां पर हम देख रहे हैं मूव्स पॉजिटिवली। गोल्डफील्ड फिलिप्स भी आपके स्क्रीन पर अभी आया था, नतीजों के ठीक बाद ये चर्चा का विषय बना है और आज के सत्र में भी करीब 3% की तेजी गोल्डफील्ड फिलिप्स के स्टॉक प्राइस में। अब आजकल वॉलेटाइल मूव जरूर है, लेकिन 10,100 के लेवल्स को टच बेस जरूर कर लिया है। यहां से तेजी की चाल कितनी बनती है टुवर्ड्स द सेशन बुलेटिन के दौरान और आगे भी सेशन में देखते रहेंगे स्टॉक को। 3.25% बात करते करते तेजी बढ़ रही है स्टॉक में। ड्रैगर्स यानी कि गिरावट लार्जर प्लेयर्स में ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक बैंक, रिलायंस, HCL टेक्नोलॉजीज। रिलायंस ने कल बाजार को संभाला था, आज रिलायंस में बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है। सो ऑल इन ऑल आज का सेशन हम कह सकते हैं कि इस वक्त तो काफी वॉलेटाइल दिख रहा है। एडवांस डिक्लाइंस में एडवांसेस का बड़ा भरी भारी हो, लेकिन लार्जर प्लेयर्स से इस वक्त जिस तरह का मोमेंटम होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है मार्केट में। लैक ऑफ ट्रिगर्स, लैक ऑफ कह सकते हैं पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज और ग्लोबल बाजार से भी। इनफैक्ट गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन में भी 60-70 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड्स थे। इंडियन होटल्स के चार्ट को देखना चाहिए, स्विगी और साथ ही डीमार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट में अच्छा खासा एक्शन है, अच्छी मजबूती के साइंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप की चाल को एक बार देख लेते हैं। कुछ तमाम स्टॉक्स हैं, एस्ट्रल, SRF, एक्साइड इंडस्ट्रीज, यहाँ पर अच्छा खासा एक्शन मिड कैप के पॉकेट में नजर आ रहा है। स्मॉल कैप सेक्टर को अगर स्मॉल कैप सेगमेंट को अगर देखें, गोल्डफील्ड फिलिप्स सबसे आगे करीब 3.5% की तेजी, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे NBCC जैसे स्टॉक, नवीन फ्लोरीन,
जेंजार टेक्नोलॉजीज, ये कुछ तमाम जेनटेक, ये कुछ तमाम काउंटर्स है जहां पर मजबूती के साइंस नजर आ रहे हैं। एनएससी इंडेक्स ट्रैकर आपके स्क्रीन पर लेकर आ जाते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह के सेंटिमेंट्स वहां पर डेवलप होते हुए दिख रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल कैसी है, कमजोर है, सेक्टर्स आज बिकवाली झेल रहे हैं। मिड कैप में हम देख रहे हैं लाल निशान के साथ कामकाज है, स्मॉल कैप में भी कोई खास एक्शन नहीं है, बेंचमार्क्स भी बिकवाली के साथ ही कामकाज कर रहे हैं। और लार्जेस्ट गिरावट जिन सेक्टर्स में है उसमें आईटी सेक्टर तो हम देख ही रहे हैं लगातार दूसरा सेशन, जबकि डाउनफॉल नजर आ रहा है फार्मा स्पेस में भी। लेकिन कल जो चल रहे थे वो सेक्टर्स आज नहीं चल पा रहे, ऑटो हो, रियल एस्टेट हो, मेटल्स, एफएमसीजी, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज, तमाम सेक्टर्स में गिरावट है। महज एनर्जी सेक्टर है जहां पर हम एक्शन आज के सत्र में देख रहे हैं। इस तरह के वो एक्सपेक्टेड थे, बाजार की इसी तरह की स्थिर शुरुआत एक्सपेक्ट करके हम चल रहे थे, लेकिन ये गिरावट जो है वो और गहराएगी तो फिर मार्केट में 2 दिन की तेजी का सेंटिमेंट जो है वो गड़बड़ाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक्सपर्ट से समझते हैं कि इस शुरुआत को वो कैसे देख रहे हैं। तो 4 दिन की तेजी के बाद आज हम देखने की निफ्टी में गिरावट है, लेकिन गिरावट कोई खास नहीं है, सिर्फ 30-32 अंकों की गिरावट है। लेकिन निफ्टी बैंक में कमजोरी थोड़ी सी ज्यादा है निफ्टी के मुकाबले। कल तेजी कम थी और आज कमजोरी ज्यादा है। 183 अंक नीचे है निफ्टी बैंक, 55,700 के नीचे आके कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। और खबरों का एक्शन हम देख रहे हैं। भारतीय एयरटेल जो ऊपर है करीब 2%, उसकी वजह यह है कि 249 रुपये वाला जिनका 1 GB पर डे डेटा वाला जो प्लान था उसको कंपनी ने खत्म कर दिया है। तो जो कदम जियो ने उठाया, फिर बाद में भारतीय एयरटेल ने भी उसको रेप्लिकेट किया, एक तरह से हम कह सकते हैं। और अब 2% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है, 1950 रुपये के आसपास के भाव हैं। हरीश जुझारे हमारे साथ तैयार हैं। हरीश जी बताइए, आपने क्या स्पॉट किया है ओपनिंग ट्रेड के लिए और कहां पर दांव लगाएं शुरुआत में? बिल्कुल अभिषेक जी, देखा है तो जैसे एक्सपेक्ट किया था ऑलमोस्ट उसी के हिसाब से मार्केट ओपन हुआ है। मुझे लग रहा है कि जो है मुझे थोड़ा बहुत वीकनेस देखने मिल सकता है जब तक 25,000 के ऊपर क्रॉस नहीं करता है निफ्टी में। तो लेकिन अभी भी देखा है तो बहुत सारे स्टॉक्स में मोमेंटम बना हुआ है, क्योंकि स्पेशली देखा है तो ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स में मुझे लग रहा है कि मेरा उसमें ऑटो कंपोनेंट्स में एक है जो कि है एक्साइड इंडस्ट्रीज। देखिए एक्साइड इंडस्ट्रीज में कल एक शानदार रैली देखने मिल रहा था ऑलमोस्ट 5% का, और आज के मुझे लग रहा है कि आज भी फॉलो अप बाइंग देखने मिल रहा है। और कल का वॉल्यूम के हिसाब से मुझे लग रहा है क्लियर एक ब्रेकआउट दिया जा रहा है ट्रेंड लाइन का। मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे एक बार बाइंग कर सकते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज। तो मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर टारगेट 420 का बन सकता है शॉर्ट टर्म में, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 385 का। इसका टारगेट 385 का स्टॉप लॉस, यानी कि 15 रुपये नीचे का 10 रुपये नीचे का जो है स्टॉप लॉस है, और करीब 25 रुपये ऊपर के टारगेट है एक्साइड इंडस्ट्रीज के लिए। इटर्नल में हम तेजी देख रहे हैं। इटर्नल परसों तो हमने सुस्ती देखी, परसों शेयर ये कमजोर था करीब करीब 1%, लेकिन कल भी हमने इसमें बाइंग आते हुए देखी, और आज फिर से हम शेयर को देख रहे हैं कि ये है निफ्टी का टॉप गेनर। 330 रुपये के आसपास के भाव इसके हो गए हैं। 326 52 वीक हाई पर आपको दिखेगा इटर्नल का शेयर, और ये सिर्फ 52 वीक हाई नहीं है बल्कि ये रिकॉर्ड हाईज भी है इटर्नल का। तो जहां पर ग्रोथ है बाजार उसको तवज्जो देता है। अगर आप वैसे देखेंगे तो ये वैल्यूएशन के लिहाज से निफ्टी का सबसे महंगा स्टॉक भी है, लेकिन नंबर्स धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि कन्विक्शन भी लौट रहा है इटर्नल में। इटर्नल निफ्टी की तमाम कंपनी सब तो बड़ी हो गई है, 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का इसका मार्केट कैप हो गया है। जी हाँ, 2,96,000 करोड़ रुपए इसका मार्केट कैप है इटर्नल का। इटर्नल रिकॉर्ड हाइस पर हरीश जी, यहां से आप कितनी अपसाइड देख रहे हैं? ट्रेड लेना हो अभी लेना ठीक है? अभिषेक जी, एटर्नल में देखा है तो देखिए प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 305 का, उसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रांगली टिका हुआ है। मुझे लग रहा है जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है, मुझे लग रहा है कि इसका लॉन्ग टर्म रैली कंटिन्यूएशन रह सकती है ऊपर की ओर। मुझे लग रहा है कि टारगेट शॉर्ट टर्म में देखा है तो इमीडिएट बेसिस में रेजिस्टेंस 350 के अराउंड है। अगर 350 के अराउंड निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर 360 और 400 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का ट्रेंड है। लेकिन दूसरा चीज ये है कि एक थोड़ा बहुत कंटिन्यूस रैली देखने मिल रहा था लास्ट 2-3 हफ्तों से, तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में देखा है तो थोड़ा ओवरबॉट सिनेरियो भी इंडिकेट कर रहा है। मुझे लग रहा है कि डिप्स आता है तो बाइंग करना चाहिए।
थोड़ा सेल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी चाहिए इस स्टॉक में। देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि 315 के आसपास इमीडिएट सपोर्ट्स है, तो इसके अलावा आसपास मिल जाता है 10 रुपए या नीचे, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे अच्छा बाइंग बन सकता है और 300 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और ऊपर मेरे शॉर्ट टर्म के लिए देखा जाए तो 350 का रेजिस्टेंस बनेगा नेक्स्ट फर्स्ट, उसके ऊपर निकल जाते हैं तो स्टॉक प्राइस में और तेजी देखने मिल सकता है, जो कि 360 और 400 का लेवल भी लॉन्ग टर्म में देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल बाइंग का ही रिकमेंडेशन रहेगा, लेकिन थोड़ा डिप्स में आए तो बाइंग करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से रैली हमने कंटिन्यूस रैली देखने मिल रहा है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल पे देखने मिल सकता है। ठीक है, थोड़े बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, लेकिन 315 रुपए का सपोर्ट बढ़िया है टनल के लिए, और 350 के टारगेट के लिए आप इसको खरीद सकते हैं। हरीश जी, आपने 315 बोला या 300 बोला स्टॉप लॉस? 315 के पास बाइंग करना चाहिए और 300 का स्टॉप लॉस हरीश जी? मेंटेन करना चाहिए। अभिषेक जी 315 के अच्छा आसपास ठीक है, बाइंग 315 के पास चाहिए। खरीदना है। तीन करेक्ट करेक्ट, ठीक है ठीक है, ठीक है, 315 के पास खरीदिए, 300 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के, और 350 का टारगेट आपको इटर्नल में मिल जाएगा। आज हम देख रहे हैं कि देखिए ये बैंकिंग में ना थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ रही है। 55,650 के आसपास निफ्टी बैंक आ गया। मुझे लगता है कि इंट्राडे में एक ना रिवर्सल आना चाहिए निफ्टी बैंक में। लेकिन जो फाइनेंशियल वाली कंपनीज है ना, एनबीएफसीज, चाहे वो श्रीराम फाइनेंस हो, बजाज फाइनेंस हो, ये आज कमजोर है। बजाज फाइनेंस का जो शेयर है वो आ गया है फिर से 900 रुपए के नीचे। और देखिए चर्चा ये भी चल रही है कि ये पीएम मोदी ने कह तो दिया कि जीएसटी पे डबल धमाका होगा दिवाली का, लेकिन अब यह है कि अब लोग तो अपनी परचेज, अपनी शॉपिंग ये टाल देंगे। अगर यही अगर टल जाएंगी तो फिर जो कंज्यूमर फाइनेंस में जो बड़ा नाम है बजाज फाइनेंस, तो उसमें थोड़ा सा तो हाल फिलहाल थोड़े डिस्ट्रप्शन तो आएगी। ऐसे ट्रेडर्स भी ऐसे कुछ कह रहे हैं, तो देखते हैं क्या इसका इंपैक्ट होता है। कुछ कंपनी से बात करके हम उनका व्यू समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बजाज फाइनेंस 890 रुपए के भाव, हरीश जी कॉन्ट्रा बाइंग करनी है इसमें? अभिषेक, जहां तक देखा है तो बजाज फाइनेंस में देखिए 925 के अराउंड एक रेसिस्टेंस जोन बना हुआ है। उसके ऊपर निकलने के लिए 2-3 बार कोशिश किया था, लेकिन शायद वो विफल रहा। मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर ही मुझे बाइंग करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए डिप्स के लिए। जब भी तक मुझे लग रहा है कि 875 के अराउंड सपोर्ट जोन से बजाज फाइनेंस में, तो उस लेवल पे आता है तो मुझे लग रहा है कि वहां पे बाइंग करना चाहिए। फिलहाल के लिए थोड़ा अवॉइड करना चाहिए बजाज फाइनेंस को। यहाँ पे हरीश के इंपॉर्टेंट व्यूज़ आ रहे हैं। बजाज फाइनेंस देखे तो यहाँ पे गिरावट ज़रूर देखने मिल रही है, लेकिन हमारे खास सेगमेंट है। सबसे पहले ओपनिंग के खिलाड़ी पे फोकस करते हैं, और ओपनिंग के खिलाड़ी है हमारा HAL। डिफेंस के बहुत बड़ी न्यूज़ फ्लो आई है। स्टॉक में जो है इस बाज़ार में भी अच्छी मोमेंटम देखने मिली है। स्टॉक लगभग 2.5% ऊपर है, और तेजस एयरक्राफ्ट का एक बड़ा ऑर्डर 62,000 करोड़ का जो है डील अप्रूव हो गया है, जो इंडियन एयरफोर्स को जाएगा। इंडिजिनस प्रोडक्ट्स पे जो है ज़्यादा फोकस रहेगा। ओपनिंग की फिसड्डी की बात करें तो ये आता है नज़ारा टेक। ऑनलाइन गेमिंग बिल आज लोकसभा में पास होने वाली है। कंपनी में गिरावट दिखने मिल रहा है, गिरावट ज़्यादा है 6% का। और याद रखिए, कंपनी मार्केट खुलने के पहले एक बड़ी क्लैरिफिकेशन भी दिया कि उनके जो इन्वेस्टमेंट्स है पोकरबाजी में वो इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि उनका 46% स्टेक जो है कंसोलिडेटेड नंबर्स में नहीं दिखते हैं। लेकिन नेट एक चीज़ बता दे कि भले ही अकाउंटिंग में जो है जगलरी देखने मिल सकती है, लेकिन बाजार फंडामेंटल्स देखता है, और ये बड़ा इम्पैक्ट जो है नज़ारा टेक को दिखने मिला, और ये स्क्रीन पे भी आ रहा है। तो ये हमारा ओपनिंग का फिसड्डी है नज़ारा टेक। तो इन दोनों स्टॉक्स पे जो हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। और ओवरऑल हरीश, आपसे ही एक पूछना चाहूँगा, नज़ारा टेक का चार्ट लेवल्स की बात करें तो थोड़ी सी वीकनेस ज़रूर देखने मिली है। वही डेल्टा कॉप कल 11% से ज़्यादा का उछाल आया था। उस स्टॉक को भी एक बार स्क्रीन पे लाते हैं। ये सारे गेमिंग स्टॉक्स है जिसमें हमारी नज़र है, और डेल्टा कॉप देखें तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। कल 11% ऊपर था और गैप डाउन ओपनिंग था, पर एक रिकवरी मार रहा है डेल्टा कॉप। देखिए बहुत बीटन डाउन स्टॉक है डेल्टा कॉप, और कुछ खास इनका मिनिमल एक्सपोजर या ज़ीरो एक्सपोजर है ऑनलाइन गेमिंग में। 3-4 मूविंग फैक्टर्स भी हैं, जिस तरह GST एडजस्टमेंट्स किए अपने बिलिंग में इन्होंने, रियल्टी सेगमेंट में भी गए हैं, तो कोई ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है। और यहाँ आपको सुबह ही बता दिए थे। देखिए एक रिकवरी भी आ रही है डेल्टा कॉप की तरफ से। पोजिशनली हरीश, आपको क्या लगता है डेल्टा कॉप यहाँ और भी अपमूव आ सकता है, या सिर्फ एक डेड कैट बाउंस था ये?
शरद जी, अगर देखा है तो डेल्टा कॉर्प देखिए लगातार एक अंडर परफॉर्मर रह चुका है स्टॉक प्राइस। तो जितना भी मुझे लग रहा है कि जो भी न्यूज़ फ्लो में थोड़ा बहुत बाउंस देखने मिलता है, लेकिन कंटिन्यूअस अप ट्रेंड देखने कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी 95 96 के अराउंड रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है डेल्टा कॉर्प। तो मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में भी मुझे लग रहा है कि इतना ज़्यादा तेजी नहीं लग रहा है। जो भी है मुझे लग रहा है कि डेड कैट बाउंस ही नजर आ रहा है। जो भी है रिकवरी देखने मिल सकता है। मुझे लग नहीं रहा है कि एक बड़ा सा रैली कुछ बन सकती है इसमें। तो इसको अवॉइड करना चाहिए फिलहाल के लिए। जो भी है मुझे लग रहा है कि डिप्स में से बाइंग देखने मिल रहा है, लेकिन जो भी है मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर इसका जो रैली फिजल आउट हो सकता है जल्दी ही। तो इसको अवॉइड करना चाहिए। और दूसरे बहुत सारे स्टॉक्स है जहाँ पे एंट्री के मौके मिल सकते हैं, क्योंकि डेल्टा कॉर्प ऐसा स्टॉक है जो कि लगातार अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे लग नहीं रहा है कि क्लियरली कोई ट्रेंड रिवर्सल अभी तक फिलहाल देखने मिलेगा इस स्टॉक में। लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग लक्ष्मीकांत जी, जरा बताएं आपके टेक्निकल पिक्स क्या रहेंगे आज। शरद जी, आज के हमारे टेक्निकल पिक्स रहेंगे। सबसे पहला रहेगा इंडियन होटल। हमें यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है डेली के चार्ट्स पर, और ये जो ब्रेकआउट आया बुलिश पेंडुलम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ आया है। और मार्केट और इंडियन होटल ने 200 डीएमए लेवल के पास एक अच्छा खासा सपोर्ट भी लिया है। तो ओवरऑल एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है इस स्टॉक में। तो यहाँ पर जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है 770 का। और जो अपसाइड के जो टारगेट हमारे आ रहे हैं वो आ रहे हैं 815 के। तो इंडियन होटल को बाय करके चला जा सकता है। दूसरा हमारा रिकमेंडेशन है स्विगी। स्विगी में हमें एक बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, और पिछले कई दिनों से ये स्टॉक अपने की मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन कर रहा था। आज एक फॉलो अप बाइंग मोमेंटम डेली के चार्ट्स में हमें दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है कि 410 के आसपास इसमें बाइंग करके चला जा सकता है। इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस है वो है 399 का। और जो अपसाइड के जो टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 430 के। तो ये दोनों स्टॉक आज के बाइंग रेडार पे रखने चाहिए, और मौका मिलने पर इन दोनों में ही बाइंग करना चाहिए हमारे हिसाब से। न्यू एज टेक स्टॉक्स पे जो है नज़र थी। इंडियन होटल्स तो ऑफकोर्स देखा गया है पोजिशनली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी, और आज के बाजार में भी ये 2% ऊपर है, यानी कि स्ट्रेंथ बना हुआ है, अपने लेवल्स को रेस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन न्यू एज टेक स्टॉक्स पे जो है मेरी फोकस रहेगी। थोड़ी देर पहले अभिषेक ने इटर्नल पे भी बात किया, अपने लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे जो है टच किया गया है इनके आंकड़े। स्विगी जो है हमारे नज़र पे रहेगा। यहाँ पे जो है ये पिक लक्ष्मीकांत जी की तरफ से आई है, और मेरा सवाल आता ओला इलेक्ट्रिक पे। अब ये लगातार 2 से 3 सेशन में म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं। हमें पता चल रहा है कि डोमेस्टिक पीएमएस हाउस भी बड़े पोजीशंस ले रहे हैं। 48 रुपीज़ पे ओला इलेक्ट्रिक आ गया है। 39 लेवल्स पे जब स्टॉक गया था तो सबसे ज़्यादा पेसिमिज्म देखने मिला था। हरीश, आपसे ये सवाल रहेगा ओला इलेक्ट्रिक का। यहाँ पे देखिए अच्छी मोमेंटम है, स्टॉक 6% ऊपर है। ये क्या फॉलो इन बाइंग जो है अब स्ट्रेंथ दिखा रहा है? क्या लगता है कि अराउंड 52-55 लेवल्स के बाद एक नए ट्रैजेक्टरी में ओला इलेक्ट्रिक आएगा? क्योंकि इसका भी जो मैक्सिमम पेसिमिज्म है वो टेस्ट हो चुका है इंपॉर्टेंट लेवल्स पे, कि आपको लगता है कि थोड़ा और वेट करना चाहिए? हरीश। बिल्कुल शरद जी, अगर जैसे आपने बताया देखा है तो देखिए लास्ट 3-4 महीनों से लगातार एक डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा था ओला इलेक्ट्रिक में। मुझे लग रहा है कि जहां से ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइस 40 के आसपास एक बॉटम फॉर्मेशन बन चुका है। और देखा है तो लास्ट कुछ दिनों से लगातार वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है। जैसे आपने बताया बिल्कुल बड़े फंड हाउसेस बाइंग का इंडिकेशन क्लियर इंडिकेट कर रहा है स्टॉक्स पे भी, स्टॉक चार्ट्स पे भी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक और चार्ट में देखा टेक्निकली एक बड़ा सा लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दे चुका है स्टॉक प्राइस। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक रिवर्सल देखने मिल सकता है, जो कि स्टॉक प्राइस को 60 तक जो प्राइस तक लेके जा सकता है, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज जहाँ पे है। तो मुझे लगा कि इस लेवल तक मुझे बिल्कुल बाउंस देखने मिल सकता है। तो और रिस्क रिवॉर्ड की अगर बाइंग की बात करते हैं तो लगे कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है करंट लेवल्स पे। तो जिस तरीके से सेल ऑफ देखने मिल रहा था वहां से बाउंस देखने मिल रहा है। और मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स भी बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं। ऊपर की ओर 60 एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक प्राइस एक मीडियम टर्म में। और मुझे लग रहा है कि सपोर्ट जो है अभी फिलहाल के लिए 45 के अराउंड है। तो 45 के स्टॉप के साथ मुझे लग रहा है कि बाइंग का एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है ओला इलेक्ट्रिक में। ठीक है, हरीश जी को लगता है कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 60 रुपए के ऊपर ओला इलेक्ट्रिक जा सकता है। एक व्यू लक्ष्मीकांत जी आपसे भी चाहिए ओला इलेक्ट्रिक पर। गुड मॉर्निंग। ओला इलेक्ट्रिक
क्या आपको भी लगता है कि खरीदारी करनी चाहिए, या फिर जो लोग अपने आप को थोड़ा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक में, वो उछाल का इस्तेमाल निकलने के लिए करें? आपका व्यू किस साइड पर है? सुप्रभात अभिषेक जी। जैसा है कि अभी हरीश जी ने बताया कि इसमें एक अच्छा खासा बॉटम का फॉर्मेशन बन चुका है और 39 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था ओला इलेक्ट्रिक में, और काफी लंबे समय से ये इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। कल के सेशंस में हमें राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट देखने को मिला था और आज एक फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है मेरे ख्याल से उसके आसपास ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अगर उसके ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली यहाँ से 60 रुपीज तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर फिलहाल ये अगर 50 का रेजिस्टेंस लेता है और एक शॉर्ट टर्म टिप अगर बनता है हमें तो मिलता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 45-44, तो हमारे हिसाब से वो एक अच्छा लेवल्स रहेगा इसको बाय करके चलने का। वहां से फिर अगर हमें एक रिबाउंड मूवमेंट मिलता है तो फिर हमें 60 तक के टारगेट बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। सो ओवरऑल अच्छा खासा स्ट्रेंथ है और बेस फॉर्मेशन भी अच्छा है, तो इस स्टॉक को तो बाय करके चलना चाहिए। तो ओला में तेजी का बोलबाला है। 7% की तेजी आज के सत्र में भी हम देख रहे हैं। बाजार में देखिए कोई कमजोरी मतलब शुरुआत के बाद नहीं बढ़ी। निफ्टी को अगर आप देखेंगे 25 अंकों की हल्की गिरावट है। निफ्टी बैंक की चाल अलग है। हमने कहा भी था कि नहीं, अगर आप निफ्टी से तुलना करेंगे तो आपको निफ्टी बैंक थोड़ा कमजोर दिखेगा। अदरवाइज 55,500 के सपोर्ट पर आप नजर रखे चलिए, उसके ऊपर आप तेजी में रह सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे तो एक चीज बाजार में क्लियर है कि बाजार में ना धीरे धीरे कंजम्पशन की तरफ जो माहौल है वो पूरा का पूरा आपको शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। इटर्नल में आज तेजी है 1.25% की। एचयूएल ऊपर है, नेस्ले ऊपर है, हीरो मोटो लगातार हम देख रहे हैं कि तेजी दिखा रहा है, अपने गेंस को शेड करने के मूड में कतई नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे एमएनएम के शेयर में तेजी है। कुछ और कंजम्पशन वाले शेयर जहां पर तेजी है उसमें आप देखिए गोदरेज कंज्यूमर ऊपर है, इंडियन होटल्स ऊपर है करीब करीब 0.25%, और साथ साथ कोलगेट में भी तेजी आज आप देखेंगे 1% के आसपास की। लेकिन जो स्टैंड आउट तेजी है वह है एवेन्यू सुपरमार्ट में। करीब करीब 6-7 सत्र की एक तरफा तेजी हो गई है और 4,700 रुपए के ऊपर एवेन्यू सुपरमार्ट निकल गया है। यानी कि पिछले अगर आप 6-7 दिन में देखेंगे तो 12 से 13% का बाउंस आ चुका है एवेन्यू सुपरमार्ट्स में, और इस पर हमारे एक्सपर्ट्स लगातार बुलिश थे। और अगर आप ईटीएन और स्वदेश के साथ लगातार जुड़े हुए हैं तो इसमें आपने पैसे जरूर बनाए होंगे, क्योंकि एक बार नहीं कई बार अलग अलग एक्सपर्ट्स ने इस पर आपको बुलिश व्यू दिया है। 4,712 आज फिर से 1.25% की तेजी, और आप देखिए लास्ट 5 डे का हम ट्रेंड भी आपको दिखाते हैं। कहीं भी आपको लाल निशान नहीं दिखेगा, लगातार इसमें स्ट्रेंथ बनती हुई दिख रही है। लक्ष्मीकांत जी, एवेन्यू सुपरमार्ट्स 5,000 की तरफ कदम तो बढ़ा दिए हैं, बताइए यहां से क्या टारगेट लेके चले और क्या इस लेवल पर भी लॉन्ग करना है इसको? पिछले 7 से 8 दिनों का सेशन देखेंगे तो इस स्टॉक ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई है और इसको एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है, बुलिश क्रॉसओवर जो कि डेली चार्ट्स पे हमें दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि और यहाँ पर इसने अपने जो पिछले मंथ का जो स्विंग हाई है उसके ऊपर की एक क्लोजिंग स्टॉक दे चुका है। सो ओवरऑल स्ट्रेंथ अच्छा है, बट अभी ये कहना मुश्किल होगा यहाँ से भी तेजी बनेगी नहीं बनेगी। मुझे लगता है कि एक इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है जो कि पिछले फिबोनाची रिट्रेसमेंट वहां पर हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि है 4800 लेवल के आसपास। तो मुझे लगता है कि वहां पर एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अगर फिर से स्टॉक हमें अगर 4500 के आसपास मिलता है तो वो एक अच्छा स्तर रहेगा, जहां से अभी पिछले मंथ का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था इस चार्ट्स पर बाइंग करने के लिए। तो जो ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो हमें आता हुआ दिखाई देगा। अभी फिलहाल के लिए एक 4800 का रेजिस्टेंस है, तो हमें लगता है कि जिन्होंने पहले से इसको बाय करके रखा हुआ है तो वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर ये स्टॉक फिर से 4500 4550 के आसपास मिलता है तो वहां से फिर से बाय करके चले, और फिर से वहां पर अगर हमें पुल बैक मूव आएगा तो फिर से हमें स्टॉक 5000 के आसपास दिखाई देगा। सुपरमार्ट को लेकर ये व्यू हो गया। निफ्टी बैंक की कमजोरी थोड़ी सी बड़ी है और गिरावट जो है 250 अंकों की हो गई है। कल हमने 130 अंकों की तेजी निफ्टी बैंक में देखी थी।
तो थोड़ा मतलब हमने देखा था कि 55,100 के 56,100 के ऊपर गया था। वहां से अगर आप देखेंगे तो करीब 500 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक आ गया है। क्या यहां पर सपोर्ट लेगा हरीश जी? क्या लगता है आपको, निफ्टी बैंक और वीक होगा या फिर यहां पर अगर थोड़े से कोई कड़क ट्रेडर हैं, थोड़ा सा रिस्क लेने वाले लोग हैं, उनको अटेम्प्ट करना चाहिए एक बाइंग का? अभिषेक जी, अगर देखा जाए तो देखिए बैंक निफ्टी में देखा जाए तो जितना मोमेंटम हमने बैंक निफ्टी में देखने मिल रहा है, वहाँ पे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में इतना ज्यादा पॉजिटिव ट्रेंड दिखना मिसिंग था। तो अभी फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि 600 के अराउंड सपोर्ट जोन से 55,600 के आसपास मुझे लग रहा है कि इसके नीचे फिसलता है तो जो गैप फॉर्मेशन बनाया था हमने, तो वो लेवल्स जो है गैप फॉर्मेशन के सपोर्ट देखने मिल सकते हैं 55,400 तक स्टॉक निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स पे चलते हुए। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, थोड़ा नीचे की ओर बाइंग करने के लिए रिकमेंडेशन रहेगी, जो कि सपोर्ट जोन है 55,400 के आसपास। तो वहां पे आता है तो मुझे लग रहा है कि बाइंग करना चाहिए बैंक निफ्टी में, और उस स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 55,200 का। और ऊपर तो मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार रेजिस्टेंस जोन है 55,750 800 लेवल रिटेस्ट कर सकता है बैंक निफ्टी। निफ्टी बैंक पे देखिए स्ट्रेंथ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बाजार में ना एक और ट्रेंड देखने को मिल रहा है आज अगर आप देखेंगे, हालांकि मतलब उन चीज़ों को कुछ खास मतलब नहीं होता है, लेकिन जिन शेयरों के आखिर में ना एल लगा है, तो भारतीय एयरटेल आप देखिए 1.5% ऊपर है। ये है निफ्टी का टॉप गेनर। कंजम्पशन का जो सबसे टॉप गेनर है HUL है। डिफेंस का जो टॉप गेनर है वो HL है। उसके नीचे हम गेल को भी देख रहे हैं। और डिस्क्रिशनरी अगर हम कंजम्पशन की बात करें, इटर्नल, वहाँ पर भी हम देखने की तेज़ी है करीब करीब 1.25% के आसपास की। तो ऐसे मतलब मस्ती मजाक के लिए ठीक है ये, लेकिन कंजम्पशन एज अ थीम ये निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि पिकअप करता हुआ आपको दिखेगा। और इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो आज इटर्नल के शेयर के अलावा ब्लू स्टार देखिए, एसी वाली जो कंपनीज है ना, वहां पर ऐसी कोई वीकनेस नहीं आ रही है। जो रफ्तार पकड़ी उस रफ्तार को टिका के रखने में कामयाब है। 1950 रुपए के ऊपर ब्लू स्टार आपको निकलता हुआ दिखेगा। और अगर हम वोल्टास की बात करें तो वोल्टास थोड़ा सा नरम है, लेकिन एसी वाली एक और कंपनी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 5.5% की जबरदस्त तेजी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में। लक्ष्मीकांत जी, कहीं कोई शेयर आपको सही लग रहा है ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक बास्केट में? ब्लू स्टार में हमें कप एंड हैंडल का क्लासिकल फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है और आज ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। और यहाँ पर ये स्टॉक अभी अपने सारी की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है कि ब्लू स्टार एक अच्छा स्टॉक है जहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इवन हम यहाँ पर करंट लेवल्स पे भी बाय कर सकते हैं। 1865 का स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर। और जो अपसाइड के जो टारगेट है यहाँ से हमें 2104 के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक क्लासिकल ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है कप एंड हैंडल पैटर्न का। तो इस स्टॉक में बाइंग करने का सुझाव दिया जा सकता है। ओवरऑल स्ट्रेंथ भी अच्छा है और जो इंडिकेटर भी है वो भी पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। तो ये एक स्टॉक है जो स्विंग ट्रेड के लिए भी अच्छा है। और अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख रहे हैं तो ये स्टॉक काफी बेहतरीन नजर आ रहा है डेली और वीकली के चार्ट्स पर। टारगेट प्राइस बता दे ब्लू स्टार का। 2100 यहाँ से एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे हमें देखने को मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट टारगेट प्राइस है ब्लू स्टार पे, उस पर भी नजर रहेगी। एक बार पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को चार्ट लेके आते हैं। अब याद रखिए वायदे बाजार के जो बैन है फिनो बैन से स्टॉक निकल गया है और सारे ही जो एसी या एसी एंसिलरी कंपनीज हैं उनमें एक अच्छी अपमूव वापस से देखने मिल रही है। तो ऑफकोर्स देखें कि बाइंग इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है। और ये सारे जो डिस्कशन हो रहे हैं, अभिषेक कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, ग्रेजुअल एक रिकवरी डोमेस्टिक फेसिंग कंपनीज और जो जीएसटी रेट कट के एक्सपेक्टेड बेनिफिट वाले प्लेयर्स हैं उनमें वापस से बाइंग देखने मिल रही है। न्यू एज टेक स्टॉक्स भी जो है अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरे मन में दो अहम क्वेश्चंस नहीं कहेंगे, दो अहम स्टॉक्स है। हरीश, आपसे मैं पूछूंगा, एक है रिलायंस, दूसरा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। दोनों स्टॉक्स को डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे फायर करें। देखिए, रिलायंस का बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मीट भी है अगस्त 29 को, और एक नीजक रिएक्शन आया था जो एक बेसलेस स्टेटमेंट कहेंगे यूएस के बेसेंट ने कहा था कि रशियन क्रूड ऑयल परचेज को लेके।
इनिशियल ड्रॉप आई और हमने आपको पहले भी बताया था कि स्टॉक में रिकवरी देखने मिल सकती है, कि उतना कुछ खास नहीं है। अभी ये खास इसलिए नहीं है क्योंकि एक वैल्यू अनलॉकिंग का एक्सपेक्टेशंस है जियो के लिस्टिंग को लेके, कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री आ सकती है और बुलिश सेटअप टेक्निकली देखने मिल रहा है पोजिशनल बेसिस पे, और 2-3 और अच्छे न्यूज़ फ्लोज आ सकते हैं। जियो का भी बेस टैरिफ ये बढ़ा दिए है और जियो फाइनेंशियल सर्विस, दोनों ही स्टॉक में आज जो है अब रिकवरी देखने मिल रही है। हरीश, आपके क्या व्यूज़ रहेंगे रिलायंस और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, कैसे लग रहे हैं चार्ट्स? बिल्कुल, अगर पहले रिलायंस की बात करते हैं, देखिए रिलायंस में शॉर्ट टर्म में एक बॉटम बनाया है 1375 के अराउंड, तो वहां से रिकवरी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि ये जो करंट रिकवरी है और एक्सटेंड हो सकता है, जो कि ऊपर के और रेजिस्टेंस 1450 और 1460 के 70 के अराउंड है, तो 1450 और 1470 लेवल्स तक रिलायंस बिल्कुल अप ट्रेंड में देखने मिल सकता है। तो अगर कोई फ्यूचर में बाइंग भी यहाँ पे रेकमेंड कर सकते हैं, जिस तरीके से एक रिकवरी देखने मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे करंट लेवल्स में बाइंग कर सकते हैं रिलायंस में, और ऊपर का टारगेट शॉर्ट टर्म में बनेंगे 1450 और 1470 का। वही चीज अगर जियो फाइनेंस की बात करते हैं, देखिए जियो फाइनेंस में एक लॉन्ग टर्म स्टार स्ट्रक्चर में एक ब्रेकआउट दे चुका है स्टॉक प्राइस, और मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली अप ट्रेंड बना रहेगा। इसमें क्लियरली एक हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर बना हुआ है। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में देखा है तो एक 350 के अराउंड एक छोटा सा हर्डल है। मुझे लगता है ये क्रॉस कर दिया तो एक बड़ा सा रैली के लिए फिर से एक्सटेंड हो सकता है, जो कि जो ऑल टाइम हाई था जो लिस्टिंग के बाद, तो 390 लेवल्स, ये लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म स्टार स्ट्रक्चर पे। तो ओवरऑल में दोनों स्टॉक में बाइंग का रिकमेंडेशन है, जियो रिलायंस और जियो फाइनेंस में लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। जी बिल्कुल। अब जैसे जिस तरह आप बात कर रहे हैं, देखिए मार्केट्स में भी रिकवरी देखने मिल रही है और रिलायंस ऑफ कोर्स एक की प्लेयर है जो मार्केट की रिकवरी दिखा रहा है। इसके अलावा आईटी सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे रिकवरी में स्ट्रेंथ देखने मिल गई है। इन्फोसिस तो था ही, अब टीसीएस और परसिस्टेंट सिस्टम जैसे स्टॉक्स में भी जो है नज़र है। इन्फोसिस टीसीएस दोनों ही हैवी वेट्स हैं, दोनों को एक बार स्क्रीन पे फायर करें, ये दोनों जो है एक अच्छी रिकवरी दिखा रहे हैं और अच्छे मोमेंटम देखने मिल रही है। और याद रखिए बहुत अंडर ओन्ड भी है आईटी का खेमा, वैल्यूएशंस भी थोड़े अट्रैक्टिव ज़रूर हुए कुछ कुछ लेवल्स में। लक्ष्मीकांत जी, बिग टेक आईटी स्टॉक्स की अगर बात करें तो इन्फोसिस टीसीएस पे आपकी क्या राय बनेगी? और मैं और अभिषेक डिस्कस भी कर रहे थे मानसी के साथ सुबह की जो बिग टेक आईटी कंपनीज है यूएस में, मेटा खास करके, वहाँ पे लगता है कुछ रेजिग्नेशंस भी आ सकते हैं एआई सेटअप में और कुछ रोलबैक्स भी आ सकती है। तो सारे एआई रिलेटेड स्टॉक्स एनवीडिया सब क्रैक कर गए थे यूएस में, तो शायद वो डिफरेंशियल या फ्रॉथ कम हो रहा है और शायद वैल्यू इमर्ज हो सकती है इंडियन आईटी प्लेयर्स में। क्या व्यू रहेगा आपका लक्ष्मीकांत, इन्फोसिस और टीसीएस पे? इस पे कौन सी पिक रहेगी आपकी? ये सबसे पहले टीसीएस की बात कर लेते हैं। टीसीएस में एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है 2990 का, तो अगर ये इसको होल्ड करता है तो एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव हमें 33,150 तक का देखने को मिल सकता है। बट अभी भी हमें लगता है कि जो स्ट्रक्चर है वो इतना पॉजिटिव नहीं है। इंट्राडे बेसिस पर कॉल अगर किसी को लेना है तो डेफिनेटली ले सकता है 2990 के स्टॉप लॉस के साथ, और 3150 तक का टारगेट वो एक्सपेक्ट कर सकता है। बट ओवरऑल अभी भी जो भी आईटी स्टॉक्स हैं अभी भी वहां पर रेजिस्टेंस बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द आईटी स्टॉक अभी भी अपने की मूविंग एवरेजेस के नीचे सस्टेन कर रहे हैं। सो अभी भी जिस टाइप का स्ट्रक्चर होना चाहिए रिवर्सल के लिए वो भी आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। निफ्टी आईटी का भी अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां पर भी एक शॉर्ट टर्म बेस फॉर्मेशन बन रहा है। बट अभी भी पूरा जो सेक्टर है वो अभी भी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन कर रहा है। हमें लगता है कि एक बार ये 35,600 के ऊपर आएगा तब फिर थोड़ी बहुत राहत देखने को मिल सकती है निफ्टी आईटी में। हाँ, जिनको अभी शॉर्ट टर्म पुल बैक के लिए प्ले करना है तो वहां पर टीसीएस में बाय करके चला जा सकता है, जहाँ पे हमें एक शॉर्ट टर्म इंट्राडे बेसिस पर 3150 के टारगेट दिखाई दे रहे हैं। हाँ, किसी को अगर लॉन्ग टर्म बाय करना हो तो हमारे हिसाब से विप्रो और एचसीएल टेक में अपसाइड के मोमेंटम हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा बेस फॉर्मेशन देखने को मिला है। अगर मैं विप्रो की बात करूँ तो विप्रो में हमें जो सपोर्ट है वो दिखाई दे रहा है 238 के आसपास का, और यहाँ पर अगर 3 से 4 दिनों का कंसोलिडेशन होता है और स्टॉक 254 के ऊपर विप्रो अगर ट्रेड करता है तो फिर वहां से कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद ये स्टॉक हमें लगता है कि 265 270 के रेंज को टच कर सकता है। सो अगर निफ्टी आईटी में स्ट्रेंथ जो हमें हमें विप्रो और एचसीएल टेक में दिखाई दे रहा है।
प्रो HCL टेक्नोलॉजीज निफ्टी आईटी सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर आगे स्ट्रेंथ इनफैक्ट चर्चा का विषय बना था आईटी सेक्टर। नतीजों के साथ साथ ही हमने देखा था जब रिजल्ट सीजन आना शुरू हुए लार्जर आईटी प्लेयर्स के निराश किया था इस सेक्टर ने। उसके बाद साइडवेज डाउनसाइड एक्शन ही नजर आ रहा था। अब वापस से चर्चा ये हो रही है कि ये कमबैक कर रहा है क्या सेक्टर। और जब गिरावट थी तब भी कैटेगोरिकली हम आपको बता रहे थे कि अगर आईटी सेक्टर को प्ले आउट करना है या आईटी सेक्टर को चलना है तो शुरुआत जो है वो मिड कैप आईटी से ही होती दिखेगी। एंट्री अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको वहाँ पर ही, बड़ी दिग्गज प्लेयर चलेंगे लेकिन मिड कैप आईटी प्लेस पर खास नज़र होनी चाहिए। ये राय हम आपको दे भी रहे थे और बता भी रहे थे। और इसी के साथ साथ एक नज़र इंडिसेस पर भी डालें। निफ्टी में निचले स्तरों से हम करीब 60 अंकों की रिकवरी देख पा रहे हैं। सेंसेक्स में भी बढ़िया रिकवरी निचले स्तरों से नजर आ रही है। ऑलमोस्ट 74 अंकों की रिकवरी 55,600 के लेवल्स बैंक निफ्टी में ऊपरी स्तर पर, निचले स्तर पर हमने देखे थे, वहां से एक रिकवरी अटेम्प्ट करता हुआ बैंक निफ्टी भी। तो मार्केट में शुरुआत हमने धीमी देखी, उसके बाद अब वापस से रिकवरी अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करता हुआ बैंक निफ्टी, हालांकि हम देख रहे हैं अभी वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिल रही है, संभलने की कोशिश करता हुआ। ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप में अब भी कुछ हद तक मोमेंटम बेस्ड कामकाज दिख रहा है। और इसी के चलते लार्जर प्लेयर्स के साथ साथ छोटी मजॉरी कंपनियों की अगर बात करें, गोडफ्रे फिलिप्स के स्टॉक प्राइस को एक बार पुल अप करते हैं। आज के सत्र में स्टॉक चल रहा है। लक्ष्मीकांत जी, गुड मॉर्निंग टू यू। आपसे ही एक टेक जानना चाहूंगी। पॉइंट वाइज देखेंगे तो 600 पॉइंट्स की मजबूती, परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 6% की मजबूती। बिग शो ऑफ द डे 10,100 के लेवल्स की बात होती थी, फिर 10,200 तक जाएगा ये भी हम कह रहे थे। नतीजों के बाद ही स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रनअप दिखाया था। अब आज देखिए 10,400 के पार ये चल पड़ा है दिन के उच्चतम स्तर पर जहां हम बात कर रहे हैं। एब्सोल्युटली बिग शो ऑफ द डे। यहां से क्या टेक्निकली चार्ट्स पर और तेजी नजर आती है या फिर किन्हीं की अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो एक बार प्रॉफिट बुक करने की या पार्ट प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी चाहिए? सुप्रभात मानसी जी, जो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है गोदरेज फिलिप का, और अभी भी यहाँ पर जिस तरीके से कंसोलिडेशन ब्रेक थ्रू देखने को मिल रहा है डेली के चार्ट्स पर, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में ये इस गेन को आगे भी बढ़ा सकता है। जिनके पास पहले से है उनको उनको 10,100 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और अपसाइड के जो टारगेट अभी फिलहाल देखने को मिल सकते हैं, हमें लगता है कि यहाँ से 11,000 तक के अपसाइड के मूव हमें देखने को मिलेंगे। एक बार ये स्टॉक 11,000 के ऊपर सस्टेन होता है तो देन आफ्टर वहां से 11,500 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं गोदरेज फिलिप्स में। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। और अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पर बात किया जाए तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 9500 के आसपास आ रहा है। जब तक ये स्टॉक 9500 के ऊपर टिकता है तब तक इसमें तेजी बनी रह सकती है। और आने वाले समय में जिसका पिछला स्विंग आया था 11,400 500 के आसपास, अगर उसके ऊपर निकलता है तो वहां से 12,000 तक के भी टारगेट हमें देखने में मिल सकते हैं इस स्टॉक में। सो जिनके पास पहले से है और लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्ट रहना चाहते हैं उनके लिए 9500 का स्टॉप लॉस रहेगा, और स्विंग ट्रेड के लिए 10,100 का स्टॉप लॉस लेकर चले। टोटली। तो चलिए अब 11,000 के लेवल्स की भी बात हो रही है। हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी ये स्टॉक 10,400 तक के लेवल्स तो आज हम देख रहे हैं। 11,000 तक के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। पोजीशन है तो स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करें, लेकिन साथ साथ उसे इंटैक्ट रखने की भी कोशिश करनी चाहिए क्योंकि चार्ट्स अभी मजबूती बयां कर रहे हैं और फंडामेंटली भी ट्रिगर पॉइंट्स काफ़ी अच्छे नजर आ रहे हैं। 11,000 पर इसे रिविजिट भी करेंगे, वक्त वक्त पर इनफैक्ट इस पर बात करते रहेंगे। लेकिन कुछ और स्टॉक्स हैं जो कि चल नहीं पा रहे हैं। हरीश जी, उसमें एक है अडानी ग्रीन का स्टॉक। कल हमने देखा था मजबूती के साइंस नजर आए और आज के सत्र में वापस से गेंस जो है फ्रिजल आउट होते हुए देखने को मिले हैं। इसके साथ साथ ट्रेंड में भी पिछले दिनों कुछ न्यूज़ फ्लोज के चलते जो तेजी की चाल स्टॉक ने पकड़ी थी वो तेजी की चाल धीमी पड़ी और उसके बाद बिकवाली का दबाव भी देखने को मिला। आज के सत्र में भी देखिए एक दिन इम्पैक्ट दिखाने के बाद वापस से डाउनसाइड एक्शन है। इन स्टॉक्स पर आपकी राय क्या होगी? मानसी जी, पहले अगर अदानी ग्रीन की बात करते हैं, देखिए अदानी ग्रीन में देखा जाए तो एक क्लियरली एक लोअर टॉप लोअर बॉटम का स्ट्रक्चर बना हुआ है। जो भी ये मुझे लग रहा है कि सिर्फ एक रिकवरी है और पुल बैक से,
तो मुझे लग रहा है कि अभी भी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लियरली कंसोलिडेट कर रहा है, जो 988 का लेवल है। तो मुझे लग रहा है कि जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है, स्टॉक प्राइस में ज़्यादा मोमेंटम देखने नहीं मिल सकता है। तो जो भी है, मुझे लग रहा है कि एक पुल बैक रिकवरी हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए फिलहाल के लिए, क्योंकि जिस तरीके से कंसोलिडेशन में है तो स्टॉक प्राइस, तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं बन सकता है फिलहाल के लिए अदानी ग्रीन में। अगर दूसरा स्टॉक है जो ट्रेंड की बात करते हैं, देखिए ट्रेंड में बिल्कुल जैसे आपने बताया 2-3 दिन पहले एक बड़ा एक रैली देखने मिल रहा था, वहां से फिजल आउट होते देखने मिल रहा है। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि जो भी है स्टॉक जो है एक गैप अप के साथ उस टाइम पे ओपन हुआ था, उसके चलते जो प्रॉफिट मुझे लग रहा है कि करेक्टिव फेस में चल रहा है। लेकिन इसमें शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो एक क्लियरली एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन बन चुका है। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे एक अच्छा सपोर्ट के आसपास आ चुका है स्टॉक प्राइस। तो करंट लेवल्स पे भी बाइंग कर सकते हैं ट्रेंड में। मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर 5800 के लेवल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में, और करंट लेवल्स में बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा ट्रेंड में, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 5350 का ट्रेंड में। 5350 का स्टॉप लॉस होगा ट्रेंड के लिए, और इसमें खरीदारी करने की आपके लिए सलाह है। अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो आप बने रहिए। इस बीच आप देखिए जो कंजम्पशन वाले शेयर हैं ना, बाजार को बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं। एचयूएल में आप लोअर लेवल से रिकवरी देखिए, बाकी स्टॉक्स भी अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, और निफ्टी की जो गिरावट है वो रह गई है 10-20 अंकों की मामूली। लेकिन अगर आप निचले स्तर से देखेंगे तो 40-50 अंकों के आसपास की रिकवरी निफ्टी में आ तो चुकी है। थोड़ा सा रेंज में है, लेकिन रेंज में रहने की वजह यह भी है कि निफ्टी बैंक से प्रेशर बढ़ रहा है। निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो हो गई है करीब 280 अंकों के आसपास की। और एक बार जरा देख लेते हैं कि निफ्टी बैंक है ना, एक बार अगर डायरेक्टर साहब अगर संभव हो तो एक बार हीट मैप लेके आइए निफ्टी बैंक का कि क्या कहता है। कल हमने देखा था कि 9 शेयर मजबूत थे और इंडेक्स चला था सिर्फ 130 पॉइंट। आज हम देख रहे हैं कि 10 शेयर कमजोर हैं और इंडेक्स कमजोर है करीब करीब 325 अंक। और जो शेयर आपको हरे निशान में देखेंगे भी वो बहुत ही मामूली मार्जिनल हरे निशान में है। फेडरल बैंक 0.14%, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 0.01%। अदरवाइज आप देखेंगे तो जो बड़े बैंक हैं वहां पर हम गिरावट देख रहे हैं। एचडीएफसी बैंक 2000 रुपए के ऊपर टिकने में इसको लगातार प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा सा ना ये कंसोलिडेशन वाले फेज में है और प्रेशर इसमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। आईसीसी बैंक की बात करें 1400 रुपए के ऊपर निकला तो 1450 के भी हमने लेवल देखे, लेकिन वहां से लगातार इसमें भी हम प्रेशर देख रहे हैं। तो अब ये दो बैंक अगर कमजोर हैं, एसबीआई भी कमजोर है, 830 के ऊपर निकल नहीं पा रहा है। ये बड़े बैंक से वेटेज के लिहाज से जिन 3 बैंकों का हमने नाम लिया, एक्सिस बैंक भी बड़ा है, वहां पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है। एचडीएफसी बैंक, लक्ष्मीकांत जी आपका क्या व्यू होगा? एचडीएफसी बैंक आपको लगता है कि यहां से शॉर्ट करके पैसे बनाए जा सकते हैं, या फिर शॉर्ट करना थोड़ा जोखिम भरा अभी रहेगा बैंकिंग स्टॉक्स में भी? ये डिपेंड करता है कि जिसको जो भी ट्रेडर है वो 1% बेसिस के लिए ट्रेड करना चाहता है या 2% बेसिस के हिसाब से ट्रेड करना चाहता है। हालांकि शॉर्ट में पैसा बनना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 1960 के आसपास ही एक अच्छा सपोर्ट एचडीएफसी बैंक में दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछले 3 दिनों से अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां पर लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन है, और अभी ये स्टॉक अपने 50 डीएमए लेवल के नीचे सस्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट हमें लगता है कि 1960 एक अहम सपोर्ट है, वहां पर आकर एक पुल बैक मूव हमें एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर हम मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म की बात करें वो अभी भी स्ट्रांग है। एक बार ये स्टॉक 2040 के ऊपर निकलता है तो वहां से फिर से एचडीएफसी बैंक अपसाइड मोमेंटम को रिज्यूम करेगा, और फिर से हमें जो नेक्स्ट लेवल हमें जो हम जो देख पा रहे हैं चार्ट पे वो 2150 से लेकर 2200 तक के दिखाई दे रहे हैं। तो हमें लगता है 1960 और 1930 ये एक बहुत ही खास सपोर्ट्स है एचडीएफसी बैंक के लिए। तो अगर ये यहाँ तक फिसलता है तो वहां पर बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी एचडीएफसी बैंक देगा, तो वहां से हमें बाय करके चलना चाहिए और अपसाइड के ब्रेकआउट के लेवल का इंतजार करना चाहिए। एचडीएफसी बैंक को लेकर ये व्यू। चलिए बाजार के मतलब इस घंटे के शो को यहीं पर समेटने का समय हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका हरीश जी,
लक्ष्मीकांत जी, आपका बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर इंडेक्स को लेकर अपना व्यू शेयर करने के लिए। लेकिन अगर हम सेक्टर्स की बात करें ना, तो आईटी बाजार को आज सपोर्ट करने का काम कर रहा है। हालांकि अगर आप इंडेक्स में देखेंगे तो आधे % की ही आसपास की तेजी है, लेकिन इन्फोसिस और टीसीएस दोनों का वेटेज अच्छा है और दोनों के दोनों शेयर आपको दिखेंगे हरे निशान में। तो आईटी, एफएमसीजी, कंजम्पशन, फार्मा, ये कुछ स्पेसेस हैं जहां पर आज हम स्ट्रेंथ बाजार में देख रहे हैं। और निफ्टी इसीलिए बार बार हम देख रहे हैं कि ये लोअर लेवल से रिकवरी भी दिखा रहा है, अब सपाट है, 3 अंकों की हल्की सी गिरावट है निफ्टी में, हो सकता है कि हरे निशान में भी आ जाए। तो हमने सुबह कहा था कि 24,900 के आसपास अगर मिलता है अगर निफ्टी, तो आप डेफिनेटली बाइंग कीजिए कम से कम 25,000 के आसपास के टारगेट के लिए। और हम देख रहे हैं कि निफ्टी बिल्कुल सपाट है, आईटी से बढ़िया मोमेंटम मिल रहा है। लेकिन चलिए अब 10 की बाजार की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ।